डीबीएमएस का डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल ये एसबीआई की क्या है, डेटाबेस, राइट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेफिनेशन देख रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एसबीआई वालों ने एक सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल ओरेकल सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो एसबीआई का डेटाबेस है जो ओरेकल डीबीएमएस है। तो स्टूडेंट्स, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, मान लो डीबीए है या कोई कस्टमर है, जब उसका अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा है तो भी क्या कर रहा है, कोई पर्सन यूजर क्या कर रहा है, एसबीआई के डेटाबेस से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उससे कुछ बातचीत कर रहा है, मतलब वो बैलेंस चेक कर रहा है, अपनी डिटेल्स देख रहा है, बैंक स्टेटमेंट देख रहा है, लास्ट 6 मंथ के जो अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर रहा है, राइट। तो इधर क्या लिखा है, इंटरेक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट्स, ये सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ, अदर एप्लीकेशन, जैसे कि फोन पे है, क्या है फोन पे एक अदर ऐप है कि एसबीआई का ऐप है, अदर ऐप है, उसका एसबीआई के साथ कोई लेना देना नहीं, अदर ऐप है, उससे भी हम एसबीआई के डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, राइट। लेकिन वो प्रोवाइड कर रहा है इंटरेक्शन दोनों का, तो ओरेकल सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच में, एंड द डेटाबेस इटसेल्फ, और वो डेटाबेस के साथ भी डील करता है, राइट। इन लोगों को भी हेल्प कर रहा है, यूजर को भी हेल्प कर रहा है ओरेकल, फोन पे को भी हेल्प कर रहा है, और खुद एसबीआई के साथ भी डेटाबेस को भी हेल्प कर रहा है, राइट, टू कैप्चर एनालाइज डाटा, इसमें से डेटा को स्टोर करना और उसको एनालाइज करने के लिए, राइट, ओके। और इन डीबीएमएस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि आप डेटाबेस या टेबल का डेफिनेशन, उसको क्रिएशन, इंसर्शन करना, क्वेरी करना, कुछ पूछना, मतलब जो सिलेक्ट वाला क्वेरी, अपडेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस। देखो बच्चों, ये सारे आपके अलग अलग क्वेरीज के ही टाइप है। ये जो क्वेरी है डेफिनेशन, क्रिएशन, ये सब डीडीएल क्वेरी है। कौन सा क्वेरी है, इंसर्शन, और इंसर्शन किस में आ जाएगा, डीएमएल, कुछ जब आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, राइट। क्वेरिंग वाला क्या आएगा, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अपडेट वाला किस में आएगा, फिर से डीएमएल में ही आएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों क्या आएगा, जो आपका डीटीएल और डीसीएल से, खास करके आपका डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के कंट्रोलिंग के लिए, कि मैं टेबल दूसरे के राइट्स देके जा रहा हूँ, मेरा एक टेबल है, मैं किसी और बंदे को राइट्स देके जा रहा हूँ, तो मैनेजमेंट का काम हुआ ना, तो ये किससे होगा, तो ये आपका होगा डीसीएल से, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रांट और रिवोक, कल मैंने बात किया था, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट करना मतलब उसको परमिशन ग्रांट करना, और रिवोक मतलब वापस ले लेना, ठीक है। तो ये सारा काम करने के लिए भी ये जो आप अलग अलग क्वेरीज कर पा रहे हो, एसक्यूएल में किसका फीचर है, ओरेकल ही तो प्रोवाइड कर रहा है हमको एसक्यूएल करने के लिए। एसक्यूएल तो जो क्वेरी लैंग्वेज है, हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अवेलेबल होता है, राइट। लेकिन ये प्रोवाइड कौन करता है फीचर, हमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ओरेकल, माई एसक्यूएल, राइट। मैंने कल ये नाम आपको बताया 2-3, ओरेकल, माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, राइट। हमने कल सिग्निफिकेंस ऑफ डीबीएमएस देखा था, आज हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, राइट। हाँ, तो पहला क्या है बेटा, शेयरिंग ऑफ डेटा। किसका, शेयरिंग ऑफ डेटा, कि मल्टीपल लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई पीपीटी बनाते, किसमें बनाते हैं पीपीटी, गूगल स्लाइड्स में बनाते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को भी शेयर कर सकते हैं कि नहीं, मल्टीपल पर्सन एट ए टाइम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, राइट, ओके। इसी तरह डेटाबेस में भी द यूजर ऑफ द डेटाबेस कैन शेयर द डेटा अमंग देमसेल्व्स, उनके अमंग क्या कर सकते, शेयर कर सकते हैं उस डेटा को। These are various levels of authorization to access the data. स्टूडेंट्स, आपको वेरियस लेवल, ये देखो पहले यहाँ पे वेरियस लेवल का मतलब क्या होता है, आपको पता है गूगल में भी कोई भी चीज़ का लेवल्स होते हैं अलग अलग। जैसा कौन सा लेवल सबसे लो, कमेंटेटर, एडिटर, एडमिन, राइट, ऐसे अलग अलग क्या होते हैं लेवल्स। तो इसमें बच्चों, इसमें कितना लेवल ऑफ क्या रहता है, ऑथराइजेशन रहता है। तो आपको सबसे लोअर बच्चों क्या आता है, व्यूअर, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपसे व्यू कर सकते हो, उसमें आप क्या नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, राइट। किसमें किसकी बात कर रहा है मैं, गूगल स्लाइड है, गूगल की कोई भी कंटेंट की बात कर रहा है, गूगल हो, एक्सेल शीट हो, कुछ भी, व्यूअर हो सकता है। फिर बच्चों क्या आता है, एडिटर। सबसे हाईएस्ट परमिशन किसका होता है, जिसको हम बोलते हैं ओनर। क्या बोलते हैं बेटा, आप ओनर को निकाल नहीं सकते। जैसे कि बच्चों व्हाट्सएप के केस में हाईएस्ट परमिशन होता है ग्रुप क्रिएटर का, जिसने ग्रुप को क्रिएट किया है, वो खुद एक एडमिन होता है, बट वो मेन होता है। आपको मैं ग्रुप क्रिएट किया, मैंने आपको एडमिन बनाया, तो तुम मुझे नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं कौन हूँ, ग्रुप क्रिएटर हूँ,
ग्रुप क्रिएटर का क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ उसकी ऑथराइजेशन होती है। ठीक है, समझ में आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ओनर होगा, और ये एडिटर। और व्हाट्सएप की भाषा में क्या, ओनर मतलब क्या, ग्रुप क्रिएटर, और एडिटर मतलब क्या, एडमिन। एडमिन ही है बट वो ग्रुप क्रिएटर नहीं है। एडिटर मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन ओनर मल्टीपल नहीं हो सकते। ओनर क्या होगा, एक ही होगा। ग्रुप क्रिएटर एक ही जन होगा ना, ग्रुप क्रिएट के 5 जन एक साथ ग्रुप क्रिएट किए, राइट। तो ये सब व्यूअर होता है, कमेंटेटर होता है, ऐसा अलग अलग चीज़ें होते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन। क्या हुआ बेटा, ये ऑथराइजेशन है कि नहीं, लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है बच्चों, दो चीज़ यहाँ पे आपके माइंड पे क्लियर रखे, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार आगे भी यूज में आएंगे कि दो चीज़ें होते हैं जिसका डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। एक होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, और एक होता है ऑथोराइजेशन। क्या होता है बेटा, ये दोनों में फर्क होता है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। अब देखो, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि तुम वैलिड हो या इनवैलिड हो, उसको बोलते हैं हम ऑथेंटिकेट करना। क्या करना, ऑथेंटिकेट। लेकिन एक बार ऑथेंटिकेट हो गए तो तुम्हारा फिर नेक्स्ट लेवल आता है, तुम्हारा ऑथराइजेशन कौन सा लेवल का है, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल हम अगर समझेंगे तो फॉर एग्जांपल आपका ये कॉलेज है, क्या है, कॉलेज है। कॉलेज में अगर कोई बाहर का पर्सन जाता है, क्या वो उसके लिए ऑथराइजेशन तो बात की बात आएगी, पहले वो ऑथेंटिकेट पर्सन है क्या, नहीं, क्योंकि उसके पास कॉलेज का क्या नहीं, आईडी कार्ड नहीं। अगर आपके कॉलेज के आईडी कार्ड है, मतलब आप कौन सा पर्सन हो, ऑथेंटिकेट पर्सन और वैलिड ईयर का। तो पहले क्या चेक किया जा रहा है, ऑथेंटिकेशन चेक किया जा रहा है, तो वैलिड हो या नहीं। लेकिन एक बार आईडी कार्ड लेके अंदर घुस गए, एक बार आईडी कार्ड लेके अंदर घुस गए, फिर क्या बच्चों चेक होगा, आपका ऑथराइजेशन लेवल चेक होगा। देखो बहुत सारे प्राणी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं लेकिन सभी प्राणी का अलग अलग लेवल ऑफ ऑथराइजेशन है। इसका मतलब तुम आईडी कार्ड लेके अंदर घुसे, इसका मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल के केबिन में जाकर उसके चेयर पे नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ऑथराइजेशन लेवल उस लेवल का नहीं। तुम्हारा लेवल क्लासरूम तक सीमित है, लेकिन तुम्हारे लेवल से ज़्यादा लेवल किसका होगा, स्टाफ का होगा। जो वहाँ पे फैकल्टी है वो जाके अपने केबिन तक बैठ सकते हैं, लेकिन वो भी प्रिंसिपल के केबिन में नहीं बैठ सकते। लेकिन प्रिंसिपल है वो हर किसी के केबिन में जा सकता है, राइट। लेकिन ट्रस्टी है तो उसके भी ऊपर है। तो बता देखो, सारे प्राणी जा रहे हैं लेकिन हर प्राणी का क्या है, ऑथराइजेशन लेवल अलग अलग। समझ में आ रहा है, ऑथेंटिक, लेकिन सब ऑथेंटिकेटेड है ना, भले वो प्रिंसिपल क्यों ना हो, उसके पास भी एक आईडी कार्ड होगा। ऐसा नहीं बोलेगा प्रिंसिपल हूँ मैं, आईडी कार्ड नहीं है, या मैं स्टाफ हूँ मैं आईडी कार्ड नहीं रखूंगा। आईडी कार्ड तो सबके पास है, बट आईडी कार्ड स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, कि ऑथेंटिकेटेड पर्सन है। ऑथराइजेशन क्या बता रहा है, कौन सा लेवल ऑफ एक्सेस है उसको। व्हाट इज ऑथराइजेशन, इसलिए ऑथराइजेशन के साथ कौन सा वर्ड आया है, लेवल, कौन से लेवल का है। समझ में आया, क्लियर हुआ दो चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन के लेवल नहीं होते, ऑथेंटिकेट मतलब तुम ऑथेंटिकेट पर्सन हो, यानी तुम कॉलेज के आ जाओ, गेट के अंदर अलाउड है, लेकिन गेट के अंदर जाके कौन से लेवल का अलाउड है। तो लेवल का मतलब यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज को यूज करना अलाउड है, कितने रिसोर्सेज तुम्हें, जो प्रिंसिपल है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूज कर सकता है, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल सिर्फ डीएमएल क्वेरी कर सकता है, डीडीएल क्वेरी नहीं कर सकता। डीडीएल क्वेरी मतलब घर बनाना, और एक घर बनाना किसके हाथ में होता है, ट्रस्टी के हाथ में होता है। ठीक है, घर बनाना किसके हाथ में होता है, ट्रस्टी के हाथ में, क्योंकि ट्रस्टी डीडीएल क्वेरी कर पाएगा। ट्रस्टी कौन सा क्वेरी कर पाएगा, डीडीएल क्वेरी, कि उसको और एक घर बनाना है, और ग्राउंड लेना है, जगह खरीदना है। बच्चों प्रिंसिपल तो कौन है, प्रिंसिपल इज लाइक सीईओ। प्रिंसिपल किसका ऐसा है, सीईओ आपको पता है मालिक नहीं होता, सीईओ इज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट बेस्ट कर रहा है, वो डीएमएल कर रहा है, बच्चों को यहाँ वहाँ लाना, आगे पीछे अंदर अंदर कंटेंट को, लेकिन नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना किसके हाथ में, ट्रस्टीज के हाथ में, जो कि कौन से क्वेरी कर रहे हैं, डीडीएल क्वेरी कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों क्लियर हुआ, ये कभी भूलना नहीं है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। हाँ तो बच्चों यहाँ पे जब भी कोई डेटाबेस होता है, ठीक है, मल्टीपल लोग उसको शेयर भी कर पाते हैं, और सबके बीच में क्या होता है, मल्टीपल वेरियस लेवल ऑफ ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डेटा। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डेटाबेस में क्या होता है, वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ डेटा। बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्यूअर एडिटर ओनर बताया, वैसे यहाँ पे होता है कि कहीं पे आपको, ये मैंने गूगल स्लाइड्स का बताया था, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, रीड परमिशन होता है कि आप रीड ही कर सकते हो, राइट परमिशन होता है कि आप राइट कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो, एग्जीक्यूट परमिशन होता है कि कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो, रीड राइट एग्जीक्यूट इस टाइप के परमिशन होते हैं। फिर उसमें कॉम्बिनेशन बन जाता है, किसी को रीड राइट दोनों अलाउड है, किसी को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों अलाउड है, किसी को ओनली रीड है। समझ में आया, तो इस तरह से इधर परमिशन होते हैं। एंड consequently the data can only be shared based on the correct authorization protocol being followed। डेटा किसके साथ शेयर होगा, करेक्ट ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल जो उसके लिए वैलिड होगा, जिसको डीबीए अलाउड करेगा, राइट, उसके साथ ही क्या होगा, डेटा शेयर होगा।
मैंने गूगल स्लाइड बनाया तो मैं सबके साथ थोड़ी शेयर करूँगा, जो मेरे को प्रोटोकॉल मेरे रूल्स में आ रहा होगा मैं उन्हीं के साथ क्या करूँगा, उसको शेयर करूँगा, राइट। ओके, रिमोट यूजर्स कैन ऑल्सो एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली एंड शेयर द डेटा बिटवीन देमसेल्फ। रिमोट यूजर मतलब कोई दूर में भी होगा तो भी क्या कर सकता है, उसको ऐसा नहीं कंपनी के अंदर है तो डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, रिमोट यूजर भी क्या कर सकता है उस डेटाबेस को, रिमोट मतलब जो दूर में हो उनको क्या कर सकता है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। अच्छा बच्चों, जब आपका रिजल्ट आया है, जब आपका क्या आया, रिजल्ट आया किसका, 12th का, तो आपने क्या किया, आपका जो डेटाबेस था, डेटाबेस में आपको कौन सा परमिशन दिया था, उन्होंने व्यू परमिशन, आप क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, यानी रीड कर सकते हो, कौन सा परमिशन, रीड, है ना। आपका जो रिजल्ट है उसको रीड ही तो कर सकते हो, देख सकते हो, वी कैन नॉट राइट, राइट करना तो सब लोग 99 100 कर देते, राइट। तो आप रीड कर सकते हो बच्चों, और साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऐसा है कि एक जन देख रहा है तो दूसरा नहीं देख सकता, बहुत सारे लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, अपने रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। तो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी यूजर्स आर रीडिंग द डेटाबेस व्हाट, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, और वो रिमोट है कि कम, रिमोट है कि पास में, रिमोट बहुत दूर अवेलेबल है, कहीं कौन पॉइंट पे देख रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने पता चला, मैनी रिमोट यूजर्स ऑल्सो एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली, बहुत सारे रिमोट यूजर्स साइमल्टेनियसली एंड शेयर द डेटा बिटवीन देमसेल्व्स, और उनके बीच में अपने आप पे वो रिजल्ट है शेयर, दे कैन शेयर आल्सो, बराबर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज शेयरिंग ऑफ द डेटा। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब कल बताया गया था, क्या था, डुप्लीकेशन। डेटा क्या होता है, फाइल सिस्टम में डुप्लीकेट रहता है, तो फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में हमने देखा था मल्टीपल फाइल्स होते हैं और वो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई एक किसके पास स्टोर्ड है, कस्टमर के पास स्टोर्ड है, तो एक शॉपकीपर के पास स्टोर्ड है, अलग अलग जगह पे, राइट। और इवन अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम, और अलग अलग, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में भी हम फाइल में ही करें रखे, लेकिन कहाँ पे, नोटपैड में सब रैंडमली लिख के रखे, अलग अलग जगह पे रखे, बिकॉज ऑफ दिस देयर वर समटाइम्स मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम फाइल व्हिच लीड टू डेटा रिडंडेंसी। बच्चों मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल है जिसको हम डुप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। मान लो कि हमने तुमने क्या किया था, कस्टमर का एक कॉपी रखा था और एक शॉपकीपर का, दो फोल्डर में रखे हो, एक सी डी ड्राइव में भी रखे हो और एक ई ड्राइव में भी रखे हो। कंप्यूटर में ड्राइव्स होते हैं, अलग अलग ड्राइव में आपने रखा है, तो आपको लग रहा है अरे ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, हाँ ये फाइनल था या ये वाला फाइनल कॉपी था, तो दोनों में आपको क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसको कहा जाता है कन्फ्यूजन को। कन्फ्यूजन से क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी, मतलब मल्टीपल कॉपी डुप्लीकेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी बोलते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होता है तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, राइट। ये किससे प्रिवेंट हो जाता है, सिंगल डेटाबेस सिस्टम से, अगर एक ही जगह पे होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ही डेटाबेस की कॉपी होगी, राइट। एंड एनी चेंज इन इट इज रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली, और कोई भी चेंज डेटाबेस में करोगे तो क्या होगा, चेंज तुरंत ही उसमें क्या होता है, चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब चेंज यहाँ पे किए तो रिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब क्या, जो चेंज किए वो वहाँ पे तुरंत चेंज हो गया, राइट। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेट डेटा, इसलिए कोई डुप्लीकेट डेटा का कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज मैनेज किया गया, कॉपी मेंटेन, राइट। और वहाँ पे बच्चों क्या होता है, डेटाबेस के केस में एक ही सेंट्रल पोजीशन में सिंगल डेटाबेस होता है, जो भी यहाँ पे आप चेंज करोगे एक ही जगह पे चेंज हो रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे किसका प्रॉब्लम नहीं होता, डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे बच्चों डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल कॉपी है, ये भी कस्टमर का कॉपी है, ये भी, लेकिन दोनों अलग अलग है, दो नोटबुक है ना, दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है, आप कर रहे हो सेम कॉपी, लेकिन यहाँ पे डेटा थोड़ा अलग है, यहाँ पे डेटा थोड़ा अलग है, राइट। तो इसके लिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब डेटाबेस के केस में क्या है, सिंगल डेटाबेस ही है, राइट। इसमें बच्चों मल्टीपल कॉपी भी मान लो हम इन केस क्रिएट करते भी, तो भी क्या हो रहा है, हम दोनों को सेम टाइम में मैनेज करेंगे, दोनों एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए, दोनों का कंटेंट क्या होना चाहिए, सेम होना पड़ेगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको क्या बोल रहा है, ये फायदा क्या है, डीबीएमएस का फायदा है, क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, मतलब वो डुप्लीकेशन घट रहा है, क्या घट रहा है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कहाँ पे ज़्यादा था, फाइल सिस्टम में, फाइल सिस्टम में आपने मल्टीपल कॉपी मेंटेन किया तो दोनों के अंदर के डेटा अलग है, तो उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट डेटा है, डुप्लीकेट डेटा है। और उससे डुप्लीकेट डेटा से बच्चों क्या प्रॉब्लम क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी, क्या बोलते हैं उसको, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, दोनों में सेम डेटा मेंटेन रहेगा, उसको बोलते हैं दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट हो गया मतलब क्या, इधर कुछ अलग लग रहा है, इधर कुछ अलग लग, लेकिन ये सब हुआ ही क्यों, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्योंकि तुम मल्टीपल कॉपी मेंटेन कर रहे हो, मल्टीपल कॉपी है तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, एक ही जगह होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता, समझ में आ रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम बच्चों किस में नहीं रहता,
डेटाबेस में नहीं रहता क्योंकि सिंगल कॉपी अवेलेबल होता है, एक जगह पे सब लोग ऑपरेशन करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, हाँ देखो क्या लिखा है, कंसिस्टेंट डेटा, एक्यूरेट डेटा। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। कंसिस्टेंट मतलब कंफ्यूजन वाला नहीं है, सेम सिमिलर। वेरी इंपॉर्टेंट एज there are multiple database in the DBMS. All of the database contain data that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the databases. मैंने आपको बच्चों बताया कि डेटाबेस 1 है, मेन है आपका, उसका हम कॉपी भी मेन क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी वगैरह बच्चों क्यों क्रिएट किया जाता है, इन केस कुछ लॉस हो गया, अलग जगह पे हमने स्टोर किया होगा, राइट। एक मान लो कि एक सूरत में है तो एक हमने अहमदाबाद में रखा होगा, राइट। सूरत के सेंटर में आग लग गया तो भी अहमदाबाद से हमको डेटा मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी इंसर्ट हो रहा होगा तुरंत बच्चों क्या हो रहा होगा, यहाँ पे वो अपडेट सेम टाइम पे होना चाहिए, सिमिलर, बहुत ही इन द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, राइट। जैसे कि आप बेटा, आपका SBI का अकाउंट क्या है, मिर्ज़ापुर का है, वहाँ से भी आप पैसा कट करके क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आए घूमने तो भी आप कट करो तो भी बच्चों क्या होगा, सेम टाइम में रिफ्लेक्ट होगा, राइट। वो मल्टीपल कॉपीज पे मेंटेन रखते हैं क्योंकि सर्वर एक जगह पे होगा, डेटाबेस वहाँ से उड़ जाएगा तो भी मल्टीपल दूसरी जगह से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि SBI के सर्वर में आग लग गया तो हमको पता, हमारे पास बहुत सारा पैसा था, बोला अब चला गया, क्या कौन सा पैसा, क्या है, आग लग गई, हाँ पैसे मांगो तो थोड़ा आग दे देते, ले भाई तुम्हारा हिस्सा का ले लो, राइट। तो ऐसा होगा नहीं, मल्टीपल कॉपीज रखते हैं और वो कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, मेंटेनिंग द सेम इमेज, इधर जो इमेज है उधर भी क्या होना पड़ेगा, सेम इमेज। थोड़ा भी चेंज हो गया तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। समझ में आया। तो ये क्या रखता है बच्चों, हाँ इसको बोलते हैं एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट होगा। किसके केस में होगा, DBMS के केस में, हाँ उसको बोलते हैं डेटा की इंटीग्रिटी। मैंने कल बोला था, एग्जांपल दिया था बॉब एंड एलाइस का, याद है ना, बॉब एंड एलाइस। बॉब ने क्या बोला था, भेजा था आई लव यू भेजा था, ठीक है, आई लव यू, लेकिन इधर क्या कर दिया, किसी ने लव को क्या कर दिया, हेट कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया ना, मतलब इंटीग्रिटी नहीं रही, डेटा की क्या नहीं रही, इंटीग्रिटी नहीं, बदल दिया है, इंटीग्रिटी नहीं रही मतलब इसमें तुमने कुछ मॉडिफिकेशन लगा दिया, तो वो डेटा इंटीग्रिटी वाली नहीं है। समझ में आ रहा है, ओके बच्चों। अच्छा, इस नॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक सिंपल सा एल्गोरिथम बना सकता हूँ। ये आई लव यू आई हेट यू वाला उसने बदल दिया ना, क्या करेंगे पता है, हर एक कैरेक्टर का मैं क्या करूँगा बच्चों, देखो ये मैं मतलब बॉब अगर स्मार्ट होगा, ठीक है, स्मार्ट होगा तो क्या करेगा, अगर उसको पता चल रहा है कोई भाई यहाँ से मेरे डेटा को क्या कर रहा है, बदल रहा है, तो मैं एक नॉर्मल इसमें क्या लगाऊंगा, हैक लगाऊंगा, और वो पता अल्लाह इसको पता चल जाएगा नहीं इस डेटा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या करेंगे बता, क्या करूँगा पता है, हर एक लेटर का मैं क्या ले लूँगा, बहुत सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं, मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। हर एक नंबर का मैं क्या ले लूँगा, उसका हर एक लेटर का पोजीशन ले लूँगा। आई का पोजीशन होता है ना ABCD में, ABCD EF G H I, समझ गए ना, वैसे L का पोजीशन हो, सभी पोजीशन को लेकर एक सम कर दूँगा, ठीक है, और वहाँ पे एक आंकड़ा बना दूंगा, जो भी एक आंकड़ा आएगा एक नंबर बनेगा ना, बड़ा सा नंबर, सभी, और वो नंबर भी साथ में भेजूंगा, आई लव यू लास्ट में वो नंबर भेजूंगा। एलाइस के पास गया, लव का क्या हो गया, हेट हो गया, अब वो क्या करेगी, वो सारे आई हेट यू का सारे पोजीशन का नंबर को सम करेगी, दोनों में मिसमैच हो जाएगा। अगर बदला है तो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि हेट का पोजीशन और लव का पोजीशन क्या है, अलग अलग है, तो मिसमैच होगा तो समझ जाएगी डेटा में छेड़छाड़ हुआ है, ये मेरा बॉब का डेटा नहीं है। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको डेटा इंटीग्रिटी हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग ए सिंपल एल्गोरिथम, राइट। लेकिन ये बहुत ही नैब है, यानी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, बट उसके लिए बच्चों अलग अलग और अप्रोच यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर नाम का कंसेप्ट यूज होता है, डेटा सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, राइट। तो इससे बच्चों क्या हुआ, इंटीग्रिटी पता चल गया, इंटीग्रिटी इसमें वायलेट हुआ है, अल्लाह इसको क्या पता चल जाएगा, इंटीग्रिटी इसमें वायलेट हुआ है, कुछ चेंजेस किसी ने किया है, राइट। ओके, इंटीग्रिटी का मतलब समझ गए, जैसा डेटा है वही होना चाहिए एक्यूरेट, कुछ उसमें क्या नहीं होना चाहिए, बदलाव या छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी जो डेटा है, और बेटा इंटीग्रिटी होगा मतलब कंसिस्टेंट है, देखो इसका मतलब बता रहा है ना, एक्यूरेट भी होना चाहिए और कंसिस्टेंट, मतलब यहाँ जो यहाँ पे वही वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, राइट। जितने भी लोग देखे सबको सिमिलर ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारे मम्मी ने देखा तो 90% देख रहा, लेकिन तुम देख रहे हो तो 70% आ रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। पता चला पापा देख रहे फेल बता रहा है, पापा डंडे से मार रहे, तुम वहाँ नाच रहे हो, 90%। ओके, सो नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी। समझ में आ गया बच्चों, व्हाट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बोलते हैं बॉब एलाइस का एग्जांपल याद आना चाहिए, इंटीग्रिटी बोलते हैं मल्टीपल डेटाबेस याद आना चाहिए,
और उसके अंदर का याद आना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब मेंटेनिंग द सेम इमेज दोनों के अंदर होना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी इज वेरी द वाइटल, मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये कॉमन गप्पा है, कहीं पे भी लिख सकते हो, इट्स वेरी वाइटल कंसेप्ट इन डेटाबेस, किसी को भी वाइटल बना दो, राइट। ओनली ऑथर, हाँ, सिक्योरिटी का मतलब बच्चों क्या, जो ऑथराइज यूजर है उनको ही क्या मिलना चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए। तुम ऑथराइज हो, तुम्हें मिलना चाहिए, अनऑथराइज यूजर को मिलना नहीं चाहिए। तुम्हारा घर सिक्योर है, इसका मतलब क्या, तुम्हारे घर पे कोई भी घुस के अगर सामान ले जा रहा है तो क्या है, वो सिक्योर नहीं है ना, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, फिर भी एंट्री पार लिया है, राइट। ओके, अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस, कौन से यूजर, ओनली ऑथराइज यूजर्स, राइट। एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिक, देखो आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आप समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी मतलब आई कार्ड, आईडी आया तो क्या आया, कौन सा वर्ड है, ऑथेंटिकेट वर्ड है। लेकिन जब अंदर घुस रहे हो तब क्या आ रहा है, ऑथोराइज वर्ड आ रहा है। जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स है वहाँ पे क्या आएगा, ऑथोराइजेशन। लेकिन खाली एंट्री पाने के लिए क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी को हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड। जैसे कि आप आई कार्ड दे रहे हो, आई कार्ड से वो देख रहा है कि भाई यहाँ स्टैम्प बम्प लगा है कि नहीं, राइट। Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances as it violate the integrity concept. बच्चों अनऑथराइज यूजर को दे दिया, कोई भी सिचुएशन में उसको अलाउ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उससे क्या होगा, हमारी इंटीग्रिटी चली जाएगी ना। देखो यहाँ बीच में कोई मैन इन द मिडल है जो चेंज कर दे रहा है, वो अनऑथराइज है ना, वो क्या अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, उसने चेंज कर देगा तो क्या प्रॉब्लम, इंटीग्रिटी में बदल जाएगा, यस सर नो। तो दिस इज योर डेटा सिक्योरिटी। तो बच्चों देखो सिक्योरिटी में भी कौन सा वर्ड आ रहा है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। सिक्योरिटी के पहले आपने क्या देखा, जस्ट ऊपर इंटीग्रिटी, उसके ऊपर क्या देखा, शेयरिंग वाला, रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन, राइट। और उसके ऊपर देखा आपने शेयरिंग, आप डेटाबेस के साथ क्या कर सकते हो, शेयरिंग भी कर सकते हो, राइट। इसमें सारे में क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वर्ड रिपीटेडली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा शेयरिंग ऑफ द डेटा में भी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन था, सिक्योरिटी में भी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। कुछ वर्ड्स बार बार आ रहा है कि नहीं बच्चों, यानी देखो सिंपल है, आप अगर फाइनेंस में जा रहे हो तो फाइनेंस की आपको लैंग्वेज आनी पड़ेगी। फाइनेंस में बार बार उन लोग कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, स्टेयर, स्टॉक, राइट, डिवेंचर, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, मतलब फाइनेंस सेक्टर में, राइट। अब रेलवे सेक्टर में काम करो तो कुछ वर्ड है, कंफर्म टिकट, तत्काल टिकट, वेटिंग टिकट, RL, WL, ये तो आपकी बात सुन के पता चल जाएगा ये कौन से लाइन में, रेलवे लाइन में। हाँ, और स्पेस में जा रहा है तो उससे स्पेस वाले रॉकेट, शटल, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो स्पेस में। लेकिन तो वैसे आप डेटाबेस में है तो डेटाबेस के भी वर्ड्स आपके एग्जाम में लिखने में आने पड़ेंगे ना, तब तो सामने वाले को पता चलेगा हाँ ये डेटाबेस के टर्म्स लिखा है। तो उसमें बार बार कौन से वर्ड आना पड़ेगा, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, रिडंडेंसी, राइट, ये और क्या है, इंटीग्रिटी, फिर दोनों के बीच में क्या मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी। समझ में आ रहा है। ये अगर 7-8 वर्ड नहीं आ रहा है मतलब आप डेटाबेस के फील्ड के स्टूडेंट नहीं हो। ये 8-7 वर्ड क्या आना चाहिए आपके पेपर में, अगर होगा तो लगेगा कि हाँ भाई तो डेटाबेस का पेपर लिखा है। लेकिन तुम्हारा ना तो ऑथेंटिकेशन वर्ड आया, ना तो ऑथराइजेशन आया, ना इंटीग्रिटी आया, ना कंसिस्टेंसी आया, हाँ, डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी वर्ड नहीं आया, तो फिर आप मतलब क्या डेटाबेस के पेपर लिख रहे हो। ये सारे नए टर्म्स है ना, तो अगर आपको डेटाबेस में से रहना है तो ये सारे टर्म्स को आपको रिपीटेडली क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजी से पता चलता है आप कैसे बात कर रहे हो। अगर बच्चों में कहीं पे अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ तो मेरी बातों से वो सब पता लगाता है ये पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। अगर मैं उसको, या मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर में जाके मैं बातें कैसे करूँगा, अगर मुझे 2-4 दवाइयों का नाम पता है, हाँ ऐसे बात किया तो समझेगा नहीं, इसको आइडिया है इसके बारे में, तो आपको प्रॉपरली समझाएगा। लेकिन तुम्हें सार पेट में दर्द हो रहा है, 3 दिन से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है पर हो रहा है, तो ऐसे बोलोगे पूरा अनपढ़ गवार, इसको कुछ भी पकड़ा दो। लेकिन आप अगर एग्जैक्टली बता पाओगे मेरे एसिड रिफ्लक्स हो गया है कि ये हुआ है, मैंने पेंटाप्रोजोल दवाई लिया था लेकिन उससे भी ठीक नहीं, तो 2-4 ऐसा ये जानकार लग रहा है क्योंकि तुम उसके भाषा बोल, जो 3 दवाई का मैंने एजिथ्रोमाइसिन लिया था, पैरासीटामोल लिया था, निमोसिलिन लिया था, 3-4 बोले ना इसको पता है इसके बारे में, तो आपको क्या देगा, सही वो बोलेगा नहीं इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको ये क्या दवाई लाइन में, मेडिकल लाइन से क्या, हाँ वही मेडिकल लाइन से ही है तो वो एग्जैक्टली आपको बताएगा, राइट। तो बच्चों जो फील्ड में हम जाएंगे, अब मान लो कि आप CCTV के सारे सामान खरीदने गए, हाँ तुम उसको बोलोगे मेरे को कैमरा चाहिए 3-4 कैमरा करवा दूं जिससे मैं लोगों को देख सकूं, ऐसा बोलोगे तो बोलेगा नहीं ये नया है। तो रिक्शे वाले भी ऐसे करते ना बेटा, तुम रिक्शे वाले को वो दूर जाना है, वो तो उधर मंदिर है, वो घंटी मंदिर में बजता है तो आवाज आता है, मंदिर है बड़े 2-4 मंदिर है ना आगे बाजू, 4 रास्ता है, समझ है, हाँ बिल्कुल पहुंचा देगा, तुम बैठो खाली।
मतलब उसको पता चल जाता है इसको ठगना है बराबर। अगर तुमने उसको एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस के साथ बताया। गांव से जब आते तो बच्चों ये होता है ना, स्टेशन के पास कुछ लोग आके ऐसे होते क्या है, रिक्शा वाले को देख के मुंह हिला रहे, कहाँ कहाँ जाना है, अरे मुझे जाना है कहीं पे, मुझे ले चलो, मुझे वहाँ पे मेरे भाई लोग रहते हैं वहाँ ले चलो। हाँ, तो बच्चों वो समझ जाएगा कि इसको बराबर बकरा, बलि का बकरा मिल चुका है। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोलोगे, और बच्चों ये रिक्शा वाले बच्चों यहाँ से ही पता लगाते हैं आप कहाँ खड़े हो, आप रिक्शा पकड़ने के लिए कहाँ से खड़े हो, वहां से पता चल जाता है कि ये नया है या पुराना है। क्योंकि जो गांव से आगे वो कहीं पे भी खड़ा रह जाते, जहाँ रिक्शा नहीं मिला वहां पे रिक्शा तो रिक्शा वाले को ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं भाई कौन जिसे नहीं पता। या तो बच्चों जनरली जो नए लोग होते हैं वो कहाँ से रिक्शा पकड़ लेते हैं, स्टेशन से पकड़ लेते हैं। स्टेशन से मतलब प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म में भी कुछ घुस जाते हैं ना रिक्शा वाले, आइए छोड़ देता है, उधर बैठ गए मतलब 3 गुना प्राइस, 3 गुना लगान लेगा वो वहां से लेगा। तो लेकिन कुछ लोग क्या करते, सूरत बस स्टैंड से आएंगे, एकदम बाहर जाएंगे, और रिक्शा वाले वहां खड़े, उधर भी नहीं और थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि उधर बैठेंगे तो टाइम लेगा ना, और 2 को 4 को बिठाएगा, तब तक कौन रहेगा, और आगे चलो। तो वो समझ जाएगा भाई ये तो रेगुलर लग रहा है, क्योंकि उसको सही जगह भी पता है और एग्जैक्टली पता है मुझे वहां जाना है। समझ में आएगी नहीं? तो ये बच्चों क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इससे समझ में रिक्शा वाले को क्या पता चल जा रहा है, नहीं ये इससे लुटा नहीं जाएगा, ये दया लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों वैसे ही एग्जामिनर भी, पेपर चेकर भी चेक करता ना कि ये बच्चा इसको पता है या नहीं पता। एक वर्ड नहीं आया डेटाबेस रिलेटेड तो समझ जाएगा भाई ये अंडर पंडरू है, इसको कुछ आता नहीं, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे वर्ड्स प्रॉपरली लिखा गया है, 10-12 वर्ड आ रहे हैं जो डेटाबेस रिलेटेड है, तो समझ जाएगा नहीं इसको इसके बारे में अच्छा नॉलेज है, और इस हिसाब से मार्क्स मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी बच्चों सबको पता है ना। प्राइवेसी क्या होता है, गोपनीयता। अगर तुम मोबाइल देख रहे हो, मैंने जाके झांक लिया पीछे से, या बाजू वाली झांक रही, तो आप उसके ऊपर प्राइवेसी ब्रीचिंग का केस डाल सकते हो, किसने मेरे प्राइवेसी को क्या किया, ब्रीच किया, राइट। तो हाँ, जिसको हम बच्चों डेटाबेस भी क्या रखता है, प्राइवेसी रखेगा कि नहीं। तुम्हारा बच्चों इंपॉर्टेंट जैसे कि मेडिकल का डेटाबेस है, तुमको क्या बीमारी हुआ है, तुम क्या सबको जनाना चाहोगे कि मुझे ये बीमारी है। हमें कुछ प्राइवेट है हमारा इन्फॉर्मेशन, वो हमारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी है जो लीक होना नहीं चाहिए, ये सर ना। तो आपने मेडिकल सिस्टम का कुछ बनाया है, आप यंग हो, आपको बहुत सारी बीमारी, शायद कोई होगा उसके अंदर बीमारी, वो बताना नहीं चाह रहा सबको, ये उसकी मर्जी है ना। तो लेकिन आपने वो डेटाबेस में रखा था, उसने वो लीक हो गया, तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो गया, तो होना नहीं चाहिए। तो डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन बच्चों कोई नोटबुक में लिखा होगा, नोटपैड में लिखा हो, तो शायद वो ब्रीच भी हो जाए, कोई इसको पढ़ ले, राइट, पता भी नहीं चले। तो प्राइवेसी रूल क्या बोल रहा है, मीन्स ओनली द, फिर से बच्चों ये वर्ड आएगा, ओनली द ऑथराइज यूजर। ऑथराइज यूजर में बच्चों कौन होगा, आपके पापा, या तो डॉक्टर, नर्सिस, जो मेडिकल के लोग, वही कौन है, उसके लिए ऑथराइज यूजर। तुम्हारे बाजू वाले आंटी बिल्कुल ऑथराइज नहीं तो स्पीकर लेके फैला देगी चारों ओर। आज सुनते हो, ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस डेटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स। बच्चों वो भी सुनो, ऑथराइज यूजर भी उसको जो लेवल मिला उतने लेवल का ही एक्सेस कर सकता है। समझ में आया? हाँ, देयर आर लेवल्स ऑफ डेटाबेस। देखो ये भी बच्चों फिर से वही आ रहा है, कौन सा वाला, ऑथराइजेशन लेवल की ही बात कर रहा है। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी आएगी वहाँ पे ऑथराइजेशन लेवल आ जाए। देखो बच्चों अभी 3 जगह पे आ चुका है, शेयरिंग में भी आ गया वही चीज़ सिक्योरिटी में भी आ गया, वही चीज़ प्राइवेसी में भी आ गया, क्योंकि प्राइवेसी भी एक टाइप का सिक्योरिटी है, राइट। क्या बोला है, लेवल्स ऑफ डेटाबेस एक्सेस एंड यूजर कैन ओनली व्यू द डेटा ही इज अलाउड टू। जो उसको अलाउड है वही डेटा क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है। जितना आपको परमिशन मिला है उतने लेवल का डेटा ही आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्सेस कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स एज अकाउंट्स ए यूजर में वांट टू एक्सेस सोशल साइट्स लाइक योर व्हाट्सएप। सभी यूजर को क्या होता है, अलग अलग राइट्स होते हैं। हम इसीलिए एडमिन होता है क्या कर देता है, बंद कर देता है ना, ज़्यादा बात करने लगे तो ओनली एडमिन कैन मैसेज, ओनली एडमिन कैन चेंज द ग्रुप सेटिंग। तो आपने क्या कर दिया, उनको रीड राइट से वंचित कर दिया ना, उनके लेवल को घटा दिया। बाय डिफॉल्ट ऑथराइजेशन लेवल सबको ज़्यादा था, जैसे ही एडमिन ने चेंज कर दिया तो उनका ऑथराइजेशन लेवल क्या होगा, एक्सेस कंस्ट्रेंट डाल दिया। कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन शर्त डाल दिया, तुम अब एक्सेस नहीं कर सकते या तुम अभी एक्सेस कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्या है, डेटाबेस में फायदा क्या है, आप उसका बैकअप एंड रिकवरी कर सकते हैं। मैंने अभी बताया मल्टीपल कॉपीज को आप क्या कर सकते हैं, हम लोग बैकअप कर सकते हैं, नहीं ये सर ना। और जब चाहे बैकअप बच्चों क्यों करते हैं, ताकि ऐसा कुछ सिचुएशन आए जब हमारा डेटाबेस जुड़ जाए तो हम वहाँ से क्या कर लेंगे, रिकवरी कर लेंगे। ये से वर्ड हम सुने हैं ना सब लोग, बैकअप एंड रिकवरी, राइट। ऑटोमेटिकली टेक्स्ट केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी ऑटोमेटिकली करता है, हमें करने की जरूरत, टाइम टाइमली क्या करता रहता है, बैकअप लेता रहता है। बच्चों आजकल ये MS वर्ड ये सब में भी आ चुका है,
ऑटो सेव होता है। क्या होता है? ऑटो सेव। गूगल शीट्स में तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे होता है, लेकिन हमारे MS वर्ड वगैरह में थोड़े थोड़े टाइम में क्या करता है? ऑटो सेव। तो ऑटो सेव गूगल में करना नहीं पड़ता है क्योंकि वो उधर ही रहता है। फोटोज, अरे फोटोज को कहाँ पर एडिट करती है सेव करना है? वो तो अपलोड हो रहा है। यस, उसको आप बोल सकते हो कि गूगल फोटोज में बैकअप हो लेता है टाइम पर। जब आपका इंटरनेट चालू रहता है तो आप गूगल फोटोज में जाओगे तो तुम्हारे जो मोबाइल पर से क्या लेता है? फोटोज को कहाँ ले लेता है? गूगल फोटोज में ले लेता है। तो उसको कह सकते हैं। हाँ, और वो क्या हो गया? आपका बैकअप बन गया। ओके, द यूजर डोंट नीड टू बैकअप डेटा पीरियडिकली बिकॉज दिस इज टेकन केयर बाय द DBMS। तुम्हें फोटोज को भेजने की जरूरत नहीं। गूगल फोटोज में अपने आप टाइमली क्या करता है? वो उसको भेजते रहता है। जब भी नेट चालू रहता है तुम गूगल फोटोज खोले तो उसने ले लिया, 10 बार खींच लिया, चल भाई इधर आ जा इधर आ जा। गूगल फोटोज खोलना पड़ता है ना, गूगल फोटोज खोलोगे तो अपने आप क्या करता है? बैकअप कर लेता है। DBMS के केस में बच्चों हमें करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली क्या करता रहता है? बैकअप लेता रहता है। कहाँ पे? उसके जो जहाँ पे रखना हो बैकअप, राइट। मोreover it is also restore the database after crash or system failure to its previous condition। अगर moreover मतलब इसके अलावा भी क्या करता है? अगर कुछ फेलियर हो गया, क्रैश हो गया सिस्टम, तो भी क्या करेगा? उसके बैकअप से उसको करके रिस्टोर कर देगा। मतलब वो एज इट इज, जैसे कि कोई फेल ही नहीं हुआ, उस तरह से उसको डेटा फिर से मिल जाएगा। समझ में आएगा? दिस इज द एडवांटेज ऑफ DBMS बैकअप एंड रिकवरी दैट वाज नॉट अर्लियर पॉसिबल विथ फाइल सिस्टम्स, राइट। नेक्स्ट चीज बच्चों देखो, फिर से वही टॉपिक आ रहा है जो आप पढ़ चुके हो। क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब क्या? मेंटेनिंग द सेम इमेज ऑफ द डेटाबेस। सेम इमेज मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी 19-20 होना नहीं चाहिए। क्या इंसर्ट करता है बेटा? बिकॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी इंसर्ट डेटाबेस में क्यों इंसर्ट हो जाता है? क्योंकि वहां पे क्या नहीं होता? डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होती, डेटा रिडंडेंसी होती नहीं, राइट। ऑल द डेटा अपीयर्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डेटाबेस। बच्चों क्या बोला गया? ऑल डेटा, जितने भी डेटा होते हैं कंसिस्टेंटली होते हैं एंड द डेटा इज सेम फॉर ऑल द यूजर्स। मैंने क्या बोला? सभी के लिए सेम होगा डेटा। तुम्हारी मम्मी ने चेक किया मार्क्स, पापा ने चेक किया, अंकल ने, आंटी ने, खुड़ा ने, खुड़ी ने, बूढ़ा ने, बूढ़ी ने, जिसने भी चेक किया सबको क्या मिलेगा? सेम। बिकॉज द डेटा इज नॉट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट होता तो ये देख के आ जाता, कोई ये देख के आ जाता, लेकिन है एक ही, तो सबको एक ही दिख रहा है। Moreover, any change made to the database are immediately reflected to the all users and there is no data inconsistency। कुछ मान लो चेंज भी किया गया तो भी चेंज होते ही सबको सेम दिखेगा। ऐसा नहीं कि चेंज करने के बाद दो को अलग दिख रहा है, दो को अलग। चेंज भी किया तो उसके बाद भी जो भी देखेंगे सबको क्या दिखेगा? सेम ही दिखेगा, राइट। तो इसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? डेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सिंपल मीनिंग क्या है? मेंटेनिंग द सेम इमेज। सेम इमेज होना चाहिए फॉर ऑल whoever is viewing the data, for every person the data will be remain same। डेटा में कोई चेंज होगा नहीं। डेटा में बच्चों ये कहाँ प्रॉब्लम होती थी? फाइल सिस्टम में, बिकॉज देयर आर मल्टीपल कॉपीज। कितने थे? मल्टीपल। 10 रिजल्ट कार्ड में आपको बना के दूंगा तो कोई रिजल्ट कार्ड में सर बोले भाई मेरा मार्क्स बढ़ रहा है, मैंने उधर बढ़ाया, बाकी 9 तो नहीं बढ़ाया ना। तुम्हारा मम्मी ने वो वाला निकाला जो नहीं निकालना था, तो बोलेगे ये मार्क्स क्यों कम आया? तुम बोलोगे देखो इसमें बढ़ा है, तो बोले खुद बढ़ा दिए। वो सब अलग अलग हंगामा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल कॉपीज थे। समझ में आ रहा है बच्चों? सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं? ओके, ये सर नो मेन पॉइंट्स बोल सकते हो क्या? व्हाट आर द डेटाबेस एडवांटेजेस? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? शेयरिंग। शेयरिंग के बाद रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन, फिर कंसिस्टेंसी। देखो पीछे से देखते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। बताओ क्या क्या डेटा, एक सिंगल लाइन में बताओ। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? दोनों अगर मल्टीपल कॉपीज हो तो क्या होना पड़ेगा? सेम इमेज होना पड़ेगा। या तो एक ही कॉपी है, मल्टीपल लोग देख, दो तरीके से हम देख रहे हैं उसको। मल्टीपल कॉपी है तो दोनों में सेम होना पड़ेगा। अगर एक ही है लेकिन मल्टीपल लोग देख रहे हैं तो भी सबको क्या देखना पड़ेगा? कोई बदला भी गया है, लेटर ऑन कोई चेंज हुआ है तो भी सबको क्या मिलना चाहिए? ऐसा नहीं कि किसी को दूसरा पुराना वाला दिख रहा है, किसी को नया वाला दिख रहा है, राइट। समझ में आ रहा है? बैकअप एंड रिकवरी मतलब क्या करता है? पीरियडिकली। पीरियडिकल मतलब कुछ पीरियड में, कुछ टाइम के बाद क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली बैकअप लेता है। और फिर रिकवरी का मतलब कब बोलोगे? इन केस ऑफ सिस्टम क्रैश। इन केस ऑफ सिस्टम क्रैश वो क्या कर देगा? डेटा को रिकवरी कर लेगा इन द ओरिजिनल स्टेट। प्राइवेसी और सिक्योरिटी सब सेम है। प्राइवेसी में क्या होता है? ऑथराइज पर्सन को मिलेगा, अनऑथराइज पर्सन को नहीं मिलेगा। डेटा सिक्योरिटी भी उससे मल्टीपल लेवल अब क्या होगा? ऑथराइजेशन होगा। जो ऑथराइज पर्सन होगा उसी को एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होना चाहिए? एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए। सबके अंदर एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, कंसिस्टेंट, चेंज होना नहीं चाहिए। बॉब और नेलाइस वाला हमने एग्जांपल लिया था, राइट। फिर यहाँ पे था डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब बच्चों किस में प्रॉब्लम रहता था? फाइल सिस्टम के अंदर। फाइल सिस्टम के अंदर मल्टीपल कॉपीज देखो यहाँ पे मेंटेन होता था, इसलिए वहाँ पे डुप्लीकेट होता था, किसी को कुछ डेटा मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। फिर पहला वाला क्या था? शेयरिंग ऑफ डेटा। मल्टीपल लेवल ऑफ ऑथराइजेशन उसको मिलता है,
पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, फिर मल्टीपल लेवल ऑफ ऑथराइजेशन होता है, सब क्या कर सकता है, मल्टीपल लोग उस डेटा को शेयर कर सकते हैं, राइट। तो these are what advantages of next is database schema and instances. Database schema and instances. Okay, so what is database schema and instances? तो स्टूडेंट्स, स्कीमा का मतलब होता है, नाम थोड़ा अजब गजब लग रहा है, पहली बार है, देखो ये आपको फर्स्ट सेम में नाम सब नए लगेंगे, लेकिन सेकेंड सेम में होते होते आपको ये यूज टू हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चों आपने 11th में कॉमर्स में आए थे, डायरेक्ट 10th से आप 11th में आए, तो 11th में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि सारे नाम नए आते हैं, रोजी, हुंडीचा, क्या हुंडी, क्या फिर रोजनामचा, सत्यमचा राजा, इसका चा इधर भी आ रहा है, रोजनामचा, फिर लेनी हुंडी, देनी हुंडी, जाए तो आए तो उधर, जाए तो जमा। तो ये सब क्या हो गया, अच्छा खासा चल रहा था उधर 10th में, और यहाँ पे एकदम से क्या हो रहे हैं, नाम वाम सब बदल जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए भी आप भी यहाँ पे जब जंप कर रहे हो नए फील्ड में, तो कुछ टाइम आपको बच्चों उस फील्ड में नाम को जानने में लग जाएंगे, तो नए नाम है यहाँ पे, बट लेकिन काम उतना भारी नहीं है। लेकिन जो अगर आप इसको नहीं समझे तो आपको भारी बात लगे, क्या है डेटाबेस स्कीमा, राइट। तो बच्चों हम लोग जब न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं तब भी उसमें न्यूरल नेटवर्क पढ़ने के लिए हमको पहले, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क बनाया किससे गया है, ह्यूमन के ब्रेन को देख के बनाया गया। ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स काम करते, तो पहले हमको किसका पढ़ना पड़ता है, ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ता है कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, राइट। तो हमें किस में से डॉक्टर बनना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, तो डॉक्टर्स की भाषा अलग होती है, राइट। उसमें अलग अलग डेंड्राइट, सोमा, ऐसे नाम आते, एक्सन, ओके, सिनेप्स, क्योंकि जो ब्रेन के अलग अलग न्यूरॉन्स के ऐसे अलग अलग उसके स्ट्रक्चर होते, तो वो भी हमको लगता है ये सब क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन हम उसको हैबिट्यूड हो जाते हैं, बार बार पढ़ते, तो फिर पता चल जाता है कि चलो ये सब ब्रेन हमारा इस तरह से फंक्शन करता है, जिसको देख के हम लोग क्या बनाएंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, जो कि एआई का एक पार्ट है, राइट। तो नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंसेस क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे जो भी पढ़ रहे हो ना, ये आपके इंटरनल एक्सटर्नल के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डेटाबेस स्कीमा, फ्रेंड्स, स्कीमा क्या होता है कि आप लोग बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिल्डिंग बनने वाला है, मैं बेस्ट बढ़िया सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मान लो बैसू में बच्चों एक बिल्डिंग बनने वाला है, तो पता है हम लोग बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, ऐसा टांग देते हैं बोर्ड को कि इस तरह से क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, राइट। इस साइट है और यहाँ बाहर ऐसा लगाते हैं कि नहीं, हाँ। ये क्या होता है, बोर्ड होता है जिसमें दिखता है कि ये भविष्य में ये बिल्डिंग किस टाइप का दिखने वाला है, फ्यूचर में ये बिल्डिंग आप किस टाइप का दिखेगा, उसके बारे में ये आपको शो कर रहा है, यस और नो। तो बच्चों ये एक्चुअल डेटाबेस क्या है, ये वाला है, एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, बिल्डिंग बनने वाला, लेकिन उसका एक रिप्रेजेंटेटिव क्या बन रहा है कि उसके बारे में हाई लेवल डिटेल्स दे रहा है। कहीं कहीं पे नीचे ये भी लिखा रहता है, जैसे गवर्नमेंट के साइट्स होते हैं ना, तो और एक भी बोर्ड रहता है जिसमें सब लिखा रहता है कि इसमें इतना ये यूज होना, इसका डायमेंशन ये रहेगा, इतना लेंथ, इतना ब्रेड्थ, इतना हाइट रहेगा, इसमें ये यूज होने वाला है, इसका कॉन्ट्रैक्ट ये है, और भी बच्चों डिस्क्रिप्शन वाला है क्या साइट में, साइट के बाजू में रहता है। ये आप कहाँ देख पाओगे पता है, यहाँ पे आप सिविल 4 रास्ता जाओगे ना, सिविल 4 रास्ते के पास बच्चों पता है एक बड़ा सा जहाँ पे सब जेल हुआ करता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है गवर्नमेंट का, अगर आपको पता है, राइट। तो बड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे सारे गवर्नमेंट के ऑफिस आने वाले, राइट। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, सिविल 4 रास्ता के बाजू में जो पकौड़ी वगैरह एकदम लाइन में बिकती है, राइट। तो वहाँ पे बच्चों, तो उसमें आपको ऐसा साइट दिख जाएगा कि सारे डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल होगा कि यहाँ पे कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, कितना, पूरा डिटेल्स होगा, राइट। कितने फ्लोर का बनेगा, क्या बनेगा, और ये भी एक इमेज भी रहता है, हम लोग जो देखते हैं फ्लैट्स वगैरह उसमें इमेज रहता है। तो बच्चों उसको हम बोलते हैं डेटाबेस का स्कीमा है। स्कीमा का मतलब फिर क्या हुआ कि ओरिजिनल डेटाबेस का बच्चों क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन। बच्चों देखो, मेरा हेल्थ है, मेरा शरीर है, वो मेरा बॉडी खुद है, लेकिन मेरा डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होगा, जो मेरे फॉर्म भरता हूँ, तब मान लो कि मेडिकल में फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा नाम होगा, मेरा हाइट होगा, मेरा वेट होगा, मेरा ब्लड ग्रुप होगा, मेरा और भी कुछ उसने जो क्या लिया होगा, ब्लड सैंपल लिया होगा, उस पर से मेरा पैरामीटर्स लिखा होगा, हीमोग्लोबिन इतना है, ब्लड काउंट इतना है, ये वो काउंट उतना है, तो उसने सारे डिटेल्स लिखा कि नहीं, तो मेरा क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ ना, वो फॉर्म मेरा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वहाँ पे, यस नो। तो जैसे कि आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड आपका स्कीमा है, लेकिन वो खुद नहीं ना, आईडी कार्ड आप नहीं है,
हाँ, तुम्हारी जगह पे आईडी कार्ड हो, खाना खिला तो नहीं चलेगा, राइट। हम ने खा ले बेटा खा ले ऐसा करके आईडी कार्ड को खिलाएंगे, चलेगा नहीं चलेगा। तो आईडी कार्ड लेकिन फिर भी क्या है, आपका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो आपका स्कीमा है। समझ में आया व्हाट इज डेटाबेस स्कीमा? तो ओरिजिनल डेटा होता है, उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है किसके अंदर होता है, डेटाबेस स्कीमा के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग एक कमांड आएगा DESC कमांड, डिस्क्राइब कमांड बोलते हैं उसको। DESC टेबल नेम लिखोगे तो टेबल नेम के बारे में सब डिस्क्रिप्शन आएगा कि ये टेबल का कितने कॉलम्स है, उन कॉलम के वेरिएबल कौन से, मतलब डेटा टाइप क्या है, उनकी साइज क्या है, कौन से कंस्टेंट्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ये जब आप क्वेरी करोगे तब आप ये कमांड करके देख पाओगे, राइट। क्या कमांड का नाम है? DESC कमांड। DESC स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइब। इस टेबल को डिस्क्राइब करो। इस टेबल को डिस्क्राइब करो का मतलब ये नहीं कि इसके टेबल के डेटा दिखाओ। बच्चों मेरे को डिस्क्राइब करो का मतलब इसका नहीं कि इसके पास कितने पैसे है, कितना पढ़ा है, मतलब कितने पैसे, कितना खाया है आज, वो सब नहीं। डिस्क्राइब करना मतलब हाइट, बॉडी वेट, ये सब चीजें। तो ठीक है, तो डिस्क्राइब करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसके अंदर का कंटेंट क्या है, ये है कि कितना टेबल है, कितना कॉलम है, उसके साइज क्या है, उसके डेटा टाइप क्या है, राइट। ये सब आएगा, राइट। सो लेट्स गो इनटू डेटाबेस स्कीमा। इन एनी डेटा मॉडल इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंशिएट, क्या करना, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना को क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश। बेटा कॉलेज में पढ़ रहे तो कुछ वर्ड नहीं आएंगे पुराने चीजों के लिए, हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, अलग करना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश। मतलब है कि वहाँ पे हम पढ़ते थे 10th तक 12th तक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है, वाइटल आ गया। एक ही अर्थ है, लेकिन देखो थोड़ा जैसे हम बढ़ रहे तो हमारी इंग्लिश पे से सोफिस्टिकेट होना चाहिए। हम बोलते थे मॉडर्न, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बोला सोफिस्टिकेट। मॉडर्न मतलब आधुनिक, सोफिस्टिकेट मतलब अति आधुनिक। काम वही है, लेकिन थोड़े क्या हो गए, आपके वर्ड्स बदल जाएंगे, राइट। तो जैसे कि आप जज बनोगे तो मल्टीपल वर्ड्स आना पड़ेगा कि खाली एक चीज बोले बहुत बढ़िया, कुछ भी बोलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई तुम्हें कभी आउटस्टैंडिंग बोलना पड़ेगा, कभी एक्सलेंट बोलना पड़ेगा, कभी क्या बोलेगा, कभी बोलेगा माइंड ब्लोइंग बोलना पड़ेगा, कभी बोलेगा सुपर से भी ऊपर। 10 वर्ड एक ही चीज के लिए रखना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो बोलते हैं जजेस बनने के लिए आपको पहले वो डिक्शनरी लेके बोलना पड़ेगा, भाई आउटस्टैंडिंग के 20 समानार्थी शब्द पहले बताओ, उसको रटना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। तो सिद्धू पाजी जब कमेंटेटरी करते तो क्या करता है, उसको भी क्या, उसका डेटाबेस है, वो 20-30 उसने रखा है, हर जगह पे उसको बदल के क्या करता है, लगाता। कभी वही खिलाड़ी के लिए लगाए होंगे इस खिलाड़ी के लिए, तो तब 10 दिन के बाद दूसरे खिलाड़ी के लिए वही नाम बदल के लगा देंगे। तो इंटरेस्टिंग लगता है। बस सिद्धू जी कमेंटेटरी करते ज्यादा इंटरटेनिंग लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका डेटाबेस थोड़ा बड़ा है, वो बार बार मतलब एक जो व्यूअर है उसको बोरिंग होने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके वर्ड्स नहीं आ रहे रिपीटर, तो एंटरटेन बना रहता है। बाकी दूसरे आते घिसे पिटे, इधर जा रहा है बॉल पिट रहा है, उसने उधर चला गया, उधर पकड़ लिया, तो उसमें तो दिख ही रहा है हमको भी, राइट। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस एंड द डेटाबेस इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए, उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब अलग करने के लिए, खुद डेटाबेस और डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन। ये जो बिल्डिंग बन रहा है वो खुद बिल्डिंग है, लेकिन ये क्या है, बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन। अच्छा बच्चों, किसमें डेटा ज्यादा लेगा स्टोर करने के लिए, डेटाबेस खुद बनने में या खाली उस बिल्डिंग में बाहर के जो उधर पत्रा लगा है उसको खुद बनने में? तो मतलब डिस्क्रिप्शन ज्यादा डेटा स्टोर करता है। वो तो खाली क्या है, आई कार्ड पे ज्यादा किलो है कि तुम्हारा वजन ज्यादा किलो है? आई कार्ड का किलो ज्यादा है कि तुम्हारा वजन का किलो ज्यादा तुम्हारा, राइट। तो आई कार्ड तो खाली क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है आपका, राइट। सो दिस इज सिंपली कंसिडर स्कीमा एज ए आई कार्ड ऑफ द डेटाबेस, जिसमें डेटाबेस के सारे डिटेल्स है। या तो क्या करना है बच्चों, मेरे माइंड में हमेशा स्कीमा बोलते कौन सा आता है, वो बिल्डिंग के आगे वाला जो पोस्टर लगा रहता है, दैट इज द डेटाबेस स्कीमा। ओके, हाँ, क्या लिखा है बेटा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। डेफिनेशन है, याद रखे क्या, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन, राइट। जैसे कि तुम्हारा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे था, आईडी कार्ड में, तो आईडी कार्ड इज नथिंग बट स्कीमा हियर। इट डिफाइंस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द रिलेशंस अमंग देम आर एसोसिएटेड। बच्चों मैं जब इस इमेज को देखूंगा बाहर बिल्डिंग का, तब से पता चल जाएगा ना कैसे दिखने वाला है, कि कौन सा घर कैसे कनेक्टेड रहेगा, सीढ़ियाँ कैसे रहेगी, बाहर का लुक कैसा रहेगा। मैं वही देख के मैं पता लगा ले रहा हूँ कि फ्यूचर में जो घर बनेगा किस टाइप का बनेगा, और मैं वहाँ पे बुक कराऊँ या ना कराऊँ। बच्चों अगर आपको पता है तो अभी एक अपना अल्थान के पास आगे जाके गणपति केदारेश्वर ऐसा कुछ बना है थीम में, भगवान जी का केदारनाथ जी सही, हाँ, महाकालेश्वर जो ग्राउंड था उसके बाजू में,
ग्राउंड था ना पहले, जैसे हम लोग क्या मक्खी गार्डन से नीचे जाते उतरते, वहाँ पे केदारनाथ या कोई बनाएगा, केदारनाथ थीम में बनाया गया, यस अगले साल नाम कुछ भगवान का ही है लेकिन केदारनाथ ही लिखा है, ओके 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 ओके, बच्चों जो भी एक भगवान के नाम पे वो लिखा हुआ है, राइट। लेकिन मेरा इंटेंशन वहाँ नहीं, उसके बाजू में बच्चों जो बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पे आप देखोगे ना, वहाँ बिल्डिंग पूरा एक कांच के अंदर रखा गया है, पूरा बिल्डिंग कैसा, पूरा ब्लूप्रिंट उसका 3D मॉडल, कैसा मॉडल देखा है आपने? नहीं गए होगे तो गणपति पंडाल अभी चल रहा है, देख लो 3D पंडाल पूरा 3D में रखा गया है कि बिल्डिंग कैसे दिखने वाला है। क्योंकि हम लोग रात के टाइम में गए थे तो पूरा लाइट कर रहा था उधर, तो गणपति जी देखने के बाद वो देखे क्योंकि उसका पूरा 3D मॉडल है। तो क्या है वो डिस्क्रिप्शन है, एक्चुअल जो बनने वाला है क्या फ्लैट्स, उसका डिस्क्रिप्शन है। हमें ये नहीं झगड़ना है कौन से नाम से बना है, हमारा कंसर्न कहीं अलग है, राइट। ओके, सो इट डिफाइंस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द रिलेशनशिप अमंग देम आर एसोसिएटेड। बच्चों इससे पता चल जाएगा कि डेटा हमारे जो फ्लैट्स होंगे कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, उनके बीच में रिलेशन क्या है, राइट। किससे पता चल जाएगा? ओरिजिनली रहने की जाने की जरूरत नहीं, चलो मैं खरीद लेता हूँ बाद में देखता हूँ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ 2 करोड़ का फ्लैट है, खरीद लेते हैं, बाद में देख लेते हैं कैसा लग रहा है, डिसीजन ले लेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, स्कीमा देख के रिलेशन देखोगे, भाई क्या बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, क्या यहाँ पे मुझे होगा, क्या उसका साइज है, कारपेट एरिया कितना है, मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, इस हिसाब से मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा। तो बच्चों इधर से तुम्हें डिस्क्रिप्शन से आइडिया आ जाएगा, फ्लैट्स का डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कितना कारपेट एरिया है, कितना लिविंग एरिया है, राइट। ओके, डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस इट्स एंटिटीज एंड द एंटिटीज का मतलब बच्चों यहाँ पे टेबल एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। टेबल क्या क्या है, उनके टेबल के बीच में रिलेशन क्या है। बच्चों ये टेबल और रिलेशनशिप, रिलेशन वर्ड आपके लिए फिर से नया है। रिलेशन का मतलब क्या बच्चों, संबंध। मल्टीपल टेबल, बच्चों देखो डेटा है ना एक टेबल से नहीं आता, डेटा मल्टीपल टेबल से आएंगे, एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल से क्या होगा, लिंक होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसा मल्टीपल टेबल से डेटा आता है। क्या डेटाबेस में एक ही टेबल होगा? नो, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय टेबल होगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टेबल होगा, टीचर होगा तो क्या एक ही टेबल में डाल देंगे, स्टूडेंट फैकल्टी सब एक ही? नो, अलग अलग टेबल बनेंगे, स्टूडेंट का टेबल अलग बनेगा, फैकल्टी का टेबल अलग बनेगा, लाइब्रेरी का टेबल अलग बनेगा, क्योंकि लाइब्रेरी किससे इंटरेस्टेड है, बुक से इंटरेस्टेड है ना, बुक का लेन देन कर रहा है। तो डेटा कहाँ से आएगा, मल्टीपल टेबल से आ सकता, राइट। तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें उसको बता रहे हैं। ओके, इट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डेटाबेस। किसका डिटेल, डिस्क्रिप्टिव, व्हिच कैन बी डिपिक्टेड बाय मींस ऑफ स्कीमा डायग्राम। हम उसको स्कीमा डायग्राम के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों आपने डेटाबेस स्कीमा से हमको क्या, हमने की टेकआउट क्या है, बेस जो एक्चुअल डेटाबेस होता है उसका डिस्क्रिप्शन किसके अंदर होता है, डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डेटाबेस का स्कीमा बोलते हैं। समझ में आ गया स्कीमा? एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं ओरिजिनल बिल्डिंग होता है जो आगे उसका पोस्टर होता है, दैट इज द डेटाबेस स्कीमा। फॉर स्टूडेंट दैट आईडी कार्ड इज स्कीमा, राइट, अंडरस्टूड। स्कीमा से बच्चों फायदा क्या होता है, हमें ओरिजिनल आइडिया आ जाता है कि क्या होगा अंदर, राइट। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है फिजिकल डेटाबेस स्कीमा, दूसरा है लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। ओके, फिजिकल एंड लॉजिकल, ये 2 चीजें। बच्चों फिजिकल में मतलब क्या होगा, एक्चुअल स्टोरेज ऑफ द डेटा जिसमें होगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल, ठीक है। ओके, लाइक फाइल्स, इंडाइसेस एटसेट्रा। इट डिफाइंस द हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज। Okay, बच्चों, so there are 2 types of database schema. One is physical database and another is logical database. बच्चों जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी हम कह सकते हैं हमारे 2 प्रकार के मतलब स्थिति है, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। जैसे कि कुछ लोग होते हैं फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं पर लॉजिकली बहुत ही वीक होते हैं, मतलब 2 लेवल है हमारा, फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल, राइट। जैसे कि इसीलिए हम 2 टाइप के अलग अलग बच्चों क्या करते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए। लेकिन जब हम योगा करते हो क्या होता है, मेंटल हेल्थ के लिए होता है कि आप पीसफुली, या मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेडिटेशन में आप शांति से बैठे रहते हो, दैट इज फॉर मेंटल पीस, राइट। तो ये वैसा ही यहाँ पे फिजिकल मतलब आपका क्या होगा, वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, राइट। डेटा किस डेटाबेस का डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे होगा, राइट। और ये लॉजिकल की बात आएगा तो जो टेबल व्यूज जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है ओरिजिनल, राइट। तो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा मींस दिस स्कीमा पर्टेन्स टू द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ द डेटा। कहाँ पे एक्चुअल डेटा कैसे स्टोर्ड है, एक्चुअल डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, हार्डवेयर में स्टोर होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, इस टाइप का, राइट।
इन इट्स फॉर्म ऑफ स्टोरेज, लाइक किस फॉर्म में स्टोर है डेटा, फाइल किस फॉर्म में स्टोर है, इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर है, किस फॉर्म में, राइट। इट डिफाइंस, इसके अंदर क्या आता है, हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क। ये क्या बताता है फिजिकल डेटाबेस स्कीमा कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज पे यहाँ पे फोकस है, किस पे फोकस है, स्टोरेज पे। डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा बेस कैसे स्टोर होगा सेकेंडरी स्टोरेज में, राइट। लेकिन बच्चों मेन क्या, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा, जिस जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर क्या आ रहा है, ऑल द लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन या शर्त, राइट, दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर, जो डेटा जो स्टोर्ड है उसके ऊपर अप्लाई करना है हमें, राइट। इट डिफाइंस, इसके अंदर क्या क्या आता है, टेबल, व्यू, राइट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रेंट वर्ड, ये क्या है, लॉजिकल कंस्ट्रेंट अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर, उसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि कंस्ट्रेंट क्या है, ये कंस्ट्रेंट वर्ड भी फिर से एक नया ऐड मतलब वर्ड ऐड हो गया। कौन सा वर्ड, कंस्ट्रेंट। अब तक तो बहुत सारे वर्ड्स था, अब मैं आपको कहूँगा वो लिख के रखो एक टेबल पे, एक प्लेन पेन पेपर पे, जो नए नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं इसमें। और एक ऐड किया हुआ वर्ड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब मैंने क्या बताया, शर्त। यहाँ पे बच्चों शर्त यानी क्या, कंस्ट्रेंट्स यानी क्या, प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की एक कंस्ट्रेंट है बच्चों, राइट। यूनिक की करके आएगा वो एक कंस्ट्रेंट है, राइट। चेक करके क्या आएगा वो कंस्ट्रेंट है। अब फॉर एग्जांपल हम सिंपल लेते हैं चेक कंस्ट्रेंट, राइट। मैंने एक चेक कंस्ट्रेंट का मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये सब बच्चों हम क्वेरी जब करोगे ना, सब वहाँ पे आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे हमने मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने रूल बनाया कि मिनिमम एज ऑफ वर्किंग क्या होना चाहिए, 18 ईयर्स होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने एज नाम का जो कॉलम है वहाँ पे हमने एक कंस्टेंट लगा दिया। क्या लगा दिया, कंस्टेंट, कंडीशन लगा दिया। कॉलम को जब बना रहे थे तभी कंडीशन डाल दिया कि इसमें डेटा क्या आना चाहिए, 18 प्लस वालों का आना चाहिए। तो बच्चों मान लो कोई छोटा बच्चा भी आ गया, उसके सब रिकॉर्ड डाल दिया, लेकिन जैसे ही तुम एज उसका क्या हुआ 18 से कम, वो रिकॉर्ड को लेगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्या है 18 से कम का। बच्चों पता है कभी कभी हम लोग क्या रखते हैं, पासवर्ड रखते तो 8 से कम लेटर डालते तो लेता ही नहीं, बोले ये अलाउड नहीं, क्योंकि वो कंस्टेंट वायलेट हो रहा है कि भाई ये इनवैलिड है, राइट। तो यहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे कंस्टेंट लगा दिया कि भाई इतना एज से कम होगा तो अलाउड नहीं है। समझ में आया, तो उसको बोलते हैं कंस्टेंट। समझ में आया, ये लॉजिकल लेवल पे है। किस लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे। डेटा कैसे स्टोर है उसको क्या लेना देना, कौन से लेवल पे है, लॉजिकल लेवल पे, ओके। तो ये समझ में आया, द स्कीमा डिफाइंस, इस स्कीमा के अंदर क्या आता है, ऑल द लॉजिकल कंस्ट्रेंट। एग्जांपल लॉजिकल कंस्ट्रेंट का पता चला क्या, एज वाला मैंने बताया, जैसे कि एज उसके अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा बच्चों ये प्राइमरी की वाला आपको पता है कि प्राइमरी की हो तो क्या होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए, राइट। कि आपने कोई एंट्री किया लेकिन बोल रहे हो कि उसका बच्चा है लेकिन उसका रोल अकाउंट नंबर ही नहीं, तो अकाउंट नंबर के बिना एंट्री अलाउड नहीं है, राइट। तो ये सारे को बोलते हैं दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर्ड। ये सारे बच्चों इस डेटा स्टोर्ड के ऊपर अप्लाई होना पड़ेगा ना, मतलब एट ए टाइम ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जो 17 से कम एज का फिर भी काम कर रहा है, अलाउड है क्या, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंस्ट्रेंट इस डेटाबेस के ऊपर अप्लाई हुआ है। क्या हुआ है, अप्लाई, क्योंकि वो अप्लाई हुआ इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहा है। किसको अलाउ नहीं कर रहा है, कोई भी 18 साल के नीचे वाले को अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब कंस्ट्रेंट कहाँ पे हुआ है, कहाँ अप्लाई हुआ है, डेटाबेस के ऊपर अप्लाई हुआ है, राइट। और ये बच्चों किसके ऊपर डिफाइन किया जाता है, कंस्ट्रेंट वगैरह हम टेबल पे अप्लाई करेंगे। ये टेबल पे ही मैंने तो किया ना, एम्प्लॉय नाम का टेबल पे, एज नाम का कॉलम पे मैंने अप्लाई कर दिया उस कंस्ट्रेंट। प्राइमरी के कंस्ट्रेंट भी हम कोई कॉलम पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर बोला, या तो मैंने बोला अकाउंट होता है अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय आईडी उसका मैन आईडी, उस कॉलम पे मैंने उस टेबल के उस कॉलम पे मैंने उस प्राइमरी के कंस्ट्रेंट को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई कब करोगे बेटा, जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट टेबल नेम जब आप सब दोगे उसके लास्ट में हम लिख सकते हैं, या तो कॉलम के लास्ट में लिख सकते हैं ये कि मेरा क्या प्राइमरी की है, कॉलम के बाजू में लिख देंगे कॉलम क्या है मेरा प्राइमरी की है, तो उसमें अलाउड वो अप्लाई हो गया। जैसे ही प्राइमरी की आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, अब वो क्या नहीं अलाउड करेगा, वो डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। फिजिकल डेटाबेस स्कीमा एंड लॉजिकल डेटा। फिजिकल डेटाबेस स्कीमा किसके ऊपर फोकस करता है, डेटा कैसे इंटरनली सेकेंडरी स्टोरेज, यानी क्या, कौन सा हार्डवेयर, हार्ड डिस्क वगैरह। दो टाइप के स्टोरेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब रैम में हमको डेटाबेस को नहीं रखना है, फाइनल रैम का नहीं तो उड़ जाएगा। रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है ना, पावर गया उड़ गया। तो सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे स्टोर्ड है उसके बारे में बता रहा है। फाइल है, इंडाइसेस है, फाइल्स कैसे स्टोर हो रहा है, इंडाइसेस मतलब इंडेक्स कैसे स्टोर हो रहा है। लॉजिकल में बच्चों लॉजिकल चीज है, फिजिकल में क्या है, फिजिकल कैसे मेरा डेटाबेस फाइल मेरा कैसे स्टोर्ड है। लॉजिकल में लॉजिकल चीज है कि मतलब टेबल है तो उसके अंदर का, जैसे मैंने अभी चेक कंस्ट्रेंट बताया कि उस कॉलम में अप्लाइड हुआ है तो कोई भी अलाउड नहीं करेगा, वो जो भी होगा 18 साल से
ऊपर वालों का ही अप्लाई होना चाहिए, तो वो चेक करेगा, राइट। और टेबल के ऊपर ये सबको अप्लाई किया जाता है, टेबल्स के ऊपर व्यूज करके क्या आएगा, टेबल का एक हम बना सकते हैं, टेबल पर से एक व्यू बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, राइट। और इंटीग्रिटी कंस्टेंट, ये सारे बच्चों क्या है, इंटीग्रिटी कंस्टेंट। इंटीग्रिटी का मतलब आपने क्या देखा अभी, रूल्स मैनेज होना चाहिए, जो है ये बेटा मैनेज कर रहा है ना इंटीग्रिटी कंस्टेंट, कि मैंने उसको इंटीग्रिटी क्या बोला था, 18 साल से ऊपर अलाउड नहीं, तो वो मेंटेन रख रहा है ना। मैंने प्राइमरी की को बोला क्या है, तू यूनिक है और नॉट नल है, तेरा काम क्या है, उस कॉलम के अंदर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट होना नहीं चाहिए, दो जन का सेम रोल नंबर होना नहीं चाहिए, 2 जन का सेम अकाउंट नंबर होना नहीं चाहिए, और हर एक का अकाउंट नंबर तो होना ही चाहिए। मैंने वो कंस्टेंट दिया है ना, वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, जो भी डाल रहा है उसके पहले क्या कर रहा है, उसको चेक कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस इंस्टेंस। बच्चों जितना मैं करा रहा हूँ उतना लगान वसूली करूँगा 3 गुना, सबको आना पड़ेगा, ठीक है। डेटाबेस इंस्टेंस, बच्चों डेटाबेस इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस का मतलब बच्चों जैसे कि अभी यहाँ पे सिंपल मैं आपको देखो हर एक कंसेप्ट बच्चों मैंने कैसे याद रखा है लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि ये कब पढ़ा होगा, कब आपको अभी तक कैसे याद रहेगा, तो उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है कि आपको कोई ऐसे चीज़ को हम याद रखते हैं जो कि हमारे लाइफ में नोन हो, क्या हो, नोन हो। ये इंस्टेंस मेरे लाइफ के लिए नोन है, मैं रोज बोलते नहीं घर पे रहता हूँ इंस्टेंस लाओ, क्या लाओ, कंस्टेंट लाओ, रिडंडेंसी लाओ, या तो यहाँ पे ऊपर स्कीमा लाओ, ये वर्ड हम बोलते नहीं, कभी कभार की बोलते, राइट। तो हमारे लिए कौन से मतलब वर्ड है नोन से, हम ये जो अननोन चीज़ें है हम कोई इससे मैप कर देते हैं, मैं पहले उसको याद करता हूँ जिससे मुझे अननोन चीज़ें याद आ जाती है, राइट। तो इंस्टेंस के लिए बच्चों मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा है, अभी आपने यहाँ पे देख रहे थे ना कैमरा क्या था, एक ये टीवी में सारे लोग का दिख रहा था कि नहीं पर्टिकुलर, यस। बच्चों अगर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, क्या ले लूँ, स्क्रीनशॉट। बच्चों नीचे टाइमिंग भी लिखा रहता है ना, कौन से टाइम में लिया गया, टाइम स्टैम्प बोलते हैं जिसको हम, उसको टाइमिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, क्या बोलता है, टाइम स्टैम्प मतलब डेट, मंथ, डेट, पूरा डेट आ गया हो, कौन से आवर, कौन से मिनट, कौन से सेकंड का पूरा लिखा रहता है ना। तो बच्चों उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, तो मैं उसको बोलूँगा एक वो क्या है कि इंस्टेंस, क्या है, इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट सारे रूम का, सारे कैमरा का क्या करंट व्यू था एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, उस टाइम के लिए वो था कि नहीं। वैसे ही डेटाबेस में एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, इस मोमेंट में क्या कंटेंट है मैंने देखा डेटाबेस, ये तो उस समय का वो डेटाबेस का वो इंस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 मिनट के बाद वो वही रहेगा, बदल सकता है ना, क्योंकि अभी कैमरा में जो हो रहा है 5 मिनट के बाद कोई कहीं में मूव हो गया होगा, लेकिन उस समय में ये था, मैंने जब देखा तब ये था। मैं जाके बोला देखो जाके कौन आवाज़ कर रहा, तो उस जब आपने देखा तब आवाज़ हो रही, लेकिन तुम आने के बाद डर गए, भाई बैठ गए सब। मैं कहा फिर कोई आवाज़ तो नहीं कर रहा, तुम झूठ बोले, नहीं जब मैं देखा तब आवाज़ क्लास में हो रही थी, तो वो इंस्टेंस कहलाएगा। उस इंस्टेंस में आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब उस मोमेंट, समझिए इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, मोमेंट होता है। क्या याद रखोगे बच्चों, मोमेंट। एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे, कैमरा चल रहा है, उसका हमने क्या लिया, 10 या 15 रूम का कैमरा है हमारे पास, एक जगह पे दिख रहा है, उसका मैंने क्या लिया, स्क्रीनशॉट। तो उस मोमेंट का, उस टाइमिंग का क्या है, ये उसका इंस्टेंस, उस टाइम का इंस्टेंस है। तो डेटाबेस का भी करंट इंस्टेंस क्या है, तो करंट कंटेंट जो भी है उसका। बच्चों जैसे कि मैं बोलूँगा अकाउंट डेटाबेस, उसका इंस्टेंस निकाल, तो शायद वहाँ पे तुम्हारे अकाउंट बैलेंस 10,000 था, लेकिन 5 मिनट के बाद तुमने उसको निकाल दिया है, तो बदल सकता है, लेकिन उस टाइम पे उतना था। बच्चों फॉर एग्जांपल जब आप किसके लिए अप्लाई करोगे, लोन के लिए अप्लाई करोगे, किसके लिए अप्लाई करोगे, whenever you are applying for a loan, तो बच्चों वो क्या करते हैं, लोन में आपके लास्ट 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट को मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे, बैंक स्टेटमेंट, कि भाई लास्ट 6 महीने का तुम्हारा कैसा क्या ट्रांजेक्शन रहा है, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि तुम उसको पेमेंट कर पाओगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस तो है ना, राइट। तो बेटा लास्ट 6 मंथ का मैंने भेज दिया, मुझे मान लो चाहिए कि 15 दिन के बाद बैंक लोन चाहिए, तो मुझे भेजना पड़ेगा, पहले सारा मेरा डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्यूमेंट सारा भेज दिए, मान लो कि मेरे पास 5 लाख रुपीज़ थे, लेकिन डॉक्यूमेंट भेजने के बाद मैंने निकाल दिए, तो चलेगा ना, ऐसा थोड़ी कि तुमने नहीं निकाल सकता, मैंने 3 लाख रुपए निकाल दिए, इट्स ओके। लेकिन जब मांगा था उस समय क्या था, 5 लाख मेरे थे, उस इंस्टेंस में वो देख रहा है, उसके बाद वो फिर से चेक नहीं करेगा अभी का बता, लोन देने वाले दिखा नहीं, एक बार मैंने दे दिया खत्म, फिर मैं वो 5 लाख का 4 लाख भेज दूँ किसी को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 लाख मेरा तब था, वो मैं दिखा रहा है, तो उस इंस्टेंस में कितना था, 5 लाख रुपीज़ थे। समझ में आया कि नहीं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई घर का कागजात मांग रहा है, तब तुमने दिखा दिया उस इंस्टेंस में, तो
बराबर है, उसके बाद 5 मिनट के बाद खो गया, जैसे कि तुमको पुलिस वाला ने पकड़ा, हाँ आरटीओ मतलब कौन सा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, तुमने तुम्हारा क्या दिखा दिया, लाइसेंस दिखा दिया, उस इंस्टेंस में हो गया। उसके बाद तुमने कहीं गिरा दिया तो वो पैसा मांगने नहीं आ गया, तूने गिरा दिया था, गया हो गया तो गया। तो इस इंस्टेंस में आपका वो काम हो चुका है, राइट। तो ये हाँ, तो बच्चों ये इंस्टेंस आपको याद कैसे रहेगा, मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ उसको याद रखना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा, राइट। इन द डेटा इन द डेटाबेस इन एट ए डेटा इन द डेटाबेस, इस कैमरा में पर्टिकुलर डेटा क्या था सब लोगों का, इन ए पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, मोमेंट इन टाइम, टाइम बोला टाइम स्टैम्प इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस, याद रह जाएगा, राइट। द डेटा इन द डेटाबेस, डेटा जो भी था डेटाबेस में एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस इज अ स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, कोई पर्टिकुलर लेवल है ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस विद डेटा एट एनी गिवन टाइम, कोई टाइम पे, राइट। डेटाबेस इंस्टेंस टेंड टू चेंज विद टाइम, टाइम बाय टाइम वो चेंज होगा ना, अभी कुछ है इंस्टेंस, आगे कुछ क्या होगा और कुछ इंस्टेंस होगा, राइट। अभी जैसे कैमरा का स्टेटस है, 5 मिनट के बाद वो स्टेटस क्या होगा, बदल जाएगा, राइट। डीबीएमएस इंश्योर्स दैट its every instance is in a valid state by diligently following all the validation constraints and conditions that the database designers have imposed। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको चाइनीज जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, जो मैंने अभी चेन कंस्ट्रेंट की बात किया उसके हिसाब से कह रहा है। बच्चों डीबीएमएस क्या इंश्योर करता है, कोई भी इंस्टेंस ले लो, एट एवरी इंस्टेंस क्या होना चाहिए, वो हमेशा कौन से स्टेट में होना चाहिए, डेटाबेस आपका वैलिड स्टेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिड स्टेट हियर, कि मेरा आपका डेटाबेस वैलिड स्टेट है, उसका मतलब क्या कि जो भी आपने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया है, वैलिडेशन अप्लाई किया है या कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है या तो कंडीशन अप्लाई किया है, हाँ जो भी डेटाबेस डिजाइनर उसके ऊपर अप्लाई किया है, हर एक इंस्टेंस में उसको क्या होना चाहिए, फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि मैंने इस कॉलम में बच्चों क्या अप्लाई किया था, एज 18+, तो तुम आज देखो इंस्टेंस लो, कल का लो, परसों का लो, 5 मिनट का बाद लो, 15 मिनट का, हमेशा कोई ऐसा डेटा बीच में नहीं घुस जाना चाहिए कि जो 17 साल का हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंस, कोई भी आप ले लो पॉइंट, हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी आपने इस रूल्स को सेट किया है वो सारे रूल्स हर एक इंस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, यानी तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, कौन से स्टेट में, वैलिड स्टेट में। अगर एक तुमने देखा 5 मिनट के बाद नहीं 16 वाले को भी अप्लाई कर दिया है तो वो कौन से स्टेट में, इनवैलिड स्टेट में, क्योंकि क्या कह रहा है, कोई भी इंस्टेंस में डेटाबेस डिजाइनर ने जो भी रूल अप्लाई किया है एट एनी इंस्टेंस इट शुड बी एप्लीकेबल, राइट। समझ में आ रहा है, मतलब आपके घर पे आपके मम्मी ने स्ट्रिक्टली आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, कोई भी तेरे दोस्त को लाना नहीं, हाँ कल तक कोई आना नहीं चाहिए, मैं बाहर हूँ कोई आना नहीं, तुमने नहीं आना, मतलब कोई भी मोमेंट में, कल से जब से मम्मी ने बोला उस मोमेंट में कोई भी नहीं घुसना चाहिए, एट एनी मोमेंट, टेक एनी मोमेंट, उसमें वो कोई भी आना नहीं चाहिए, राइट। तो ये होता है बेटा डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस का मतलब सिंपल है यार कि एट ए पर्टिकुलर मोमेंट क्या डेटाबेस का कंटेंट है उसको बोलते हैं डेटाबेस इंस्टेंस। लेकिन एक्स्ट्रा क्या लिखा गया, कोई भी इंस्टेंस ले लो, उसमें जो भी आपने क्या अप्लाई किया है, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किया। कंस्ट्रेंट का मतलब मैंने बताया अभी, कौन सा कंस्ट्रेंट बताया, चेक कंस्ट्रेंट। मैं पूछूंगा अभी कंस्ट्रेंट क्या होता है, शर्त होता है। एग्जाम्पल क्या, चेक कंस्ट्रेंट, जैसे किस पे लगाएगा, कॉलम पे, कि एज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, तो तुम्हारा उसमें 16 अलाउ करेगा नहीं, क्या वो हमेशा नहीं अलाउ करेगा, यस, टेक एनी मोमेंट इट विल नॉट अलाउ, कोई मोमेंट में ले लो वो अलाउ करेगा नहीं। ऐसा नहीं कि रात को 3:59 में अलाउ कर लेता, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं मतलब नहीं। क्लियर है बच्चों, यस और नो? नेक्स्ट इज टपल। टपल देखो नाम फिर से नया है, एप्पल का भाई कौन है, टपल। ए फॉर अपुल अपुल, एवर टी फॉर टपल टपल हो जाएगा। टपल का मतलब बच्चों क्या होता है, रो। रो कोई टपल का है। रो का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड। क्या होता है, रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड स्टोर है, यहाँ पे मानिनी का है, यहाँ पे शुभश्री का है, यहाँ पे देवी का है, राइट, यहाँ पे दिलीप का है। तो ये जो पर्टिकुलर क्या एक रो को हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड, उसका पूरा डिटेल है ना, उस रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे, उसको हम टपल कहेंगे। ठीक है, ये सब सेम है, ये रो ही वही एक रो है, वही क्या है, रिकॉर्ड है, और वही क्या है, टपल। राइट, अलग अलग नाम है बेटा, रो का ही अलग नाम है, टपल कहते हैं। तो बच्चों ये टपल क्या होता है, रो और रिकॉर्ड होता है। ठीक है बच्चों, ये रिलेशनल डेटाबेस में आता है। जब हम देखो मैंने बच्चों हम पढ़ेंगे डीबीएमएस भी है ना, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उसके भी अलग अलग कैटेगरीज है। हम जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसका नाम है आरडीबीएमएस,
क्या नाम है? आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ऐसे और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हिरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड है? आरडीबी में। आप जो सेकंड सेम में पढ़ोगे सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? आरडीबी में से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक नया चैप्टर, नया बुक आएगा, खाली आगे क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन योर सेकंड सेमेस्टर, राइट। तो बच्चों उसमें हम लोग नॉर्मल भाषा में रो कहते हैं, उन लोग उसको क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। और हम जिसको कॉलम कहते हैं उसको उन लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। ओके, हाँ। तो बच्चों सिंपली क्या है, रिलेशनल डेटाबेस में टपल का मतलब क्या हो जाए? वन रिकॉर्ड और वन रो। ए टपल कंटेन्स ऑल द डेटा फॉर ए इंडिविजुअल रिकॉर्ड। यस बच्चों, एक दिलीप का सारा डेटा आ गया ना इसमें, एक रो में सारा आ गया कि नहीं? उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, राइट। It can also defined as the collection of information about the attribute of tables। सारे आ गए फॉर ए सिंगल इंस्टेंस। एक जन के लिए सारा कुछ आ गया, एक पर्सन के लिए सारा जो डिटेल्स था एक रिकॉर्ड में आ गया कि नहीं? एक टपल, राइट। टपल मींस नथिंग बट ए सिंगल रो। एक रो में क्या आ जाता है? एक पर्सन के बारे में सारा डिटेल्स उसके आ जाते हैं। जैसे कि बच्चों हम एसएस में भी हम बनाते थे टेबल, तो एक टेबल में एक रो में क्या आ गया? उसके बारे में सब डिटेल आ गया, राइट। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आप स्कीमा पढ़े थे वैसे क्या आ गया? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। देखो इंडिपेंडेंस डेट से लेके डेटा इंडिपेंडेंस तक का सफर है ABC। डेटा इंडिपेंडेंसी और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। कोई भी आए तो आपको ये लिखना है बच्चों। यहाँ पे हमें एक टर्म जानना पड़ेगा जिसका नाम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या नाम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? नया फिर से टर्म आ गया, क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। ये बच्चों आपके थर्ड सेम में फिर से ये टर्म आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो अभी से ही ध्यान में रख लेना, बेहतर होगा। और सारे नए नए टर्म मैं बोल रहा हूँ, मैं बाद में आपको लिख के बोल के जाना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? बच्चों एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। क्या होता है? हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। हाइडिंग बोल रहा हूँ, डिलीट नहीं बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स डिटेल को उड़ा दो, हाइडिंग छुपा दो, राइट। बच्चों उसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे ही कार है, मुझे नहीं ड्रॉ करना आएगा, कार है बेटा, मैंगो कार, ओके। तो बेटा कार में ये जो आगे के रहते हैं वो क्या, वो आगे उसको खोला जाता है कि नहीं? यस। और पीछे से भी इसको ओपन किया जाता है कुछ रखने के लिए, राइट। तो ये नीचे उसके बच्चों क्या सब इंजिन वगैरह सब रहते हैं। तो बेटा ये जो बाहर का लेयर है उसको छुपा देते हैं कि नहीं? किसको? जो कॉम्प्लेक्स डिटेल, इंजन दिखेगा वो सब अंदर का, और जो बाहर कितना बढ़िया दिखता है लेकिन अंदर उसको खोलोगे तो फिर कचरा है, राइट। तो बच्चों ये उसके मदद से क्या कर रहा है? वो हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल। यूजर से, लोगों से क्या किया जा रहा है? कॉम्प्लेक्स डिटेल को क्या किया जा रहा है? हाइड कर दिया। बच्चों आप इस रूम में जो बैठे हो, इस रूम में बहुत सारे ड्रॉअर लगे होंगे नहीं? बहुत सारे ड्रॉअर से बहुत सारे ऐसे क्या है बंद करने के लिए ऐसे छोटे छोटे ऊपर लगाए गए। तो ये सब क्या है? हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल। क्योंकि अंदर के डिटेल अगर खोल दोगे तो क्या दिखेगा? सब कचरा कचरा दिखेगा, आपको फाइल्स रैंडमली दिखेंगे। तो हमने क्या कर दिया? उसको कॉम्प्लेक्स डिटेल को क्या कर दिया? हाइड कर दिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डिलीटिंग नहीं कि जो अंदर रखा है फाड़ के फेंक दो, वो डिलीट है, नॉट डिलीटिंग, हाइडिंग, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल, राइट, ओके। उसको बोला जाता है डेटा। बच्चों रिमोट कंट्रोल है मेरे हाथ में, ये भी क्या कर रहा है? जो प्लास्टिक लगा है वो क्या कर रहा है? हाइडिंग द। ऐसा मैं प्लास्टिक को तोड़ दूंगा तो नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? जो अंदर का जो पीसीबी सर्किट्स है उस सबको क्या कर रहा है? आपको काम का नहीं है, उसे वो छुपा दे रहा है, राइट। बच्चों जो आईफोन आए उन्होंने क्या किया? आईफोन वालों ने तो यही तो किया, एब्स्ट्रैक्शन को बराबर का इंप्लीमेंट कर दिया। पहले लोगों ने क्या लाया? डब्बा वाला मोबाइल में बहुत सारे कीपैड थे, स्क्रीन कितना था? काम का चीज इतना ही था। ये सब दबाना, प्रेस बटन लाया। फिर बच्चों पता है सैमसंग वालों क्या लाते थे? उसको जब स्क्रीन टच में आया था उन लोग 2 बटन रखते थे ऊपर, 1-2 बटन, यहाँ पे 1 बटन रखते थे, एक बैक बटन रहता था, एक फॉरवर्ड वाला, और बीच में 1 बटन रहता था। तो बच्चों लेकिन आईफोन पहले से पता ना सिंप्लिसिटी, ओनली 1 बटन में चल रहा है। पहले क्या रखता था? एक यहाँ पे बटन रखता था, अब उसने वो भी निकाल दिया, खाली क्या है? स्क्रीन है। ये सर नो, अब देखो उसको देख के बाकी सब मोबाइल ने भी किया, लेकिन करने वाला पहला कौन है? आईफोन। तो उसने बच्चों क्या किया? उसने एब्स्ट्रैक्शन, मतलब उसने बोला ये बटन की कोई जरूरत नहीं, सिंपल एकदम होना चाहिए, 1 बटन से काम होना चाहिए। जब लोगों के पास क्या होता था? 50-50 बटन होते थे, तब क्या आईफोन 1 बटन लेके चल रहा है। तो बच्चों दैट इज व्हाट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि वो अनरिक्वायर्ड, उसको क्या कर दो? हाइड कर दो। पूरा यूज क्या होना चाहिए? पूरा उसको फुल स्क्रीन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? फुल स्क्रीन। बच्चों यहाँ पे टीवी देख रहे हो,
इसमें साइड में बेजल है, इसको जो या फ्रेम जैसा दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं फ्रेमलेस टीवी पे आता है कि नहीं, प्राइस बढ़ जाता है ना, क्योंकि इस स्पेस का मैं क्या यूज कर रहा हूँ, स्क्रीन में यूज कर रहा हूँ। बच्चों मोबाइल में भी आता है ना ये वाला, कौन सा उसको बोलते हैं, इधर भी स्क्रीन लगता है, कर्व डिस्प्ले, इधर भी क्या होगा, स्क्रीन आएगा। कुछ वन प्लस के मोबाइल्स में होता है पूरा यहाँ पे पूरा, यहाँ पे भी क्या होगा, इस कर्व में भी क्या होगा, स्क्रीन होगा। समझ में आया? तो बच्चों जितना स्क्रीन साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना क्या होगा आपका, इसका प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने सबको एज ए स्क्रीन यूज कर लिया। बच्चों अभी मैं कल देख रहा था हुबाई का मोबाइल है 4 फोल्डेबल वाला, कितना फोल्ड, 4 फोल्ड, मतलब 4 फोल्ड करोगे तो आपका क्या वो क्या बन जाएगा, पूरा टैबलेट और मोबाइल सॉरी लैपटॉप जैसा भी काम करेगा। एक मोबाइल कितना फोल्ड होगा, 4 फोल्ड, 1 2 3 4 पूरा ऐसा वो बन जाएगा, मोबाइल भी है और 4 फोल्डेबल, राइट। वो उसको आप कीबोर्ड के साथ अगर अटैच कर दिए तो आपका क्या बन जाएगा, एक लैपटॉप भी बन जाएगा। दया वो लेने के लिए अभी बाकी ला नहीं रहा है, वही लेना है। क्या छोटे मोटे में क्या रखा है, डायरेक्ट चाइना जाएंगे, हुबाई को कांटेक्ट कर और भेजो बोले, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब इसको समझ गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब व्हाट, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल। कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड कर दो, जो रिक्वायर्ड डिटेल है उसको क्या करो, शो करो। और एक टर्म जिसको और भी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस मतलब बच्चों क्या, कि यहाँ पे आप देखोगे एक डेटा दूसरे एक लेवल से दूसरा लेवल क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। जैसे कि हमारा बच्चों घर रहता है, नीचे मान लो ग्राउंड फ्लोर में एक भाई रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर में एक भाई रह रहा है, सेकंड फ्लोर में एक भाई रह, ऐसे अलग अलग रह रहे, अलग अलग फ्लोर्स में। यहाँ पे कुछ अगर क्या हो, घर पे झगड़ा हो तो वो झगड़ा कहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे झगड़ा हो तो कहाँ झगड़ा नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कुकर में कुछ जला दिया, हाँ, तो वो खाना कहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि अलग खाना यहाँ बन रहा है। तो ये सब क्या हुआ, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर वो सारे भाई क्या हो गए, अलग हो गए, लेकिन बच्चों एक ही भाई सब मतलब इधर उधर रहते होंगे, तो इधर खाना जला है मतलब सब जले हुए खाना खाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग हो गए तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हो गया, क्योंकि इसका फर्क, इसका प्रॉब्लम कहाँ नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, और इसका प्रॉब्लम कहाँ नहीं पड़ रहा है, यहाँ नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं पड़ रहा है तो क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है वो, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा क्या है, कुकर का खाना क्या है, वो डेटा है, डेटा से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, क्योंकि खाना यहाँ पे बन रहा है। Understood? So data independence is to change the database schema at one level of the database system without requiring to change the schema at the next higher level. यानी बच्चों आपने अभी दो टाइप का स्कीमा पढ़ा, कि नीचे होता है फिजिकल स्कीमा और ऊपर होता है लॉजिकल स्कीमा। तो मैं यहाँ पे अगर बच्चों कुछ चेंजेस करो तो उसका इम्पैक्ट कहाँ नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे होना नहीं चाहिए। यानी बच्चों हम लोग अगर हार्डवेयर मतलब मैं सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ अगर नॉर्मल कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर लोगों को वो 18 साल के नीचे वाले को भी क्या एंट्री मार दिया उसने। मैं मेरा यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ लोअर लेवल पे रिलेटेड टू हार्डवेयर या तो रिलेटेड टू मेरा सेकेंडरी स्टोरेज, फिर भी यहाँ पे फुल सर्विस मिलना ही चाहिए, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे चेंज हो रहा है फिर भी यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, राइट। तो वही लिखा है। ये डेटा इंडिपेंडेंस एक अच्छी बात है कि नहीं, खराब बात, अच्छी बात, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ये आपको कौन सी एबिलिटी दे रहा है, आप स्कीमा में बदलो एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम, लेकिन क्या नहीं होगा, विदाउट रिक्वायरिंग टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। समझ में आया डेफिनेशन, आप एक लेवल पे चेंज कर रहे हो स्कीमा के विदाउट अफेक्टिंग टू द नेक्स्ट लेवल, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आपका डेटा इंडिपेंडेंस। बच्चों मान लो कि दो कमरा है आपका, राइट, यहाँ पे कुछ घर काम चल रहा है, फिर भी आप यहाँ पे रिनोवेशन काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप आराम से रह पा रहे हो, उसको कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, सब सही है। या तो बच्चों आपके दो भाई है, कोरोना आया, एक भाई के जॉब को इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन दूसरे भाई का जॉब क्या कर रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो क्या हुआ, वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है फैमिली, मतलब फाइनेंशियली, कि भाई फिर भी हमारा एक इनकम सोर्स क्या है, चालू, राइट। डेटा इंडिपेंडेंसी हेल्प्स यू टू कीप डेटा सेपरेटेड फ्रॉम ऑल प्रोग्राम्स दैट मेक यूज ऑफ इट। डेटा सेपरेट रहेगा सब अलग अलग प्रोग्राम से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी बच्चों, पहला क्या है, फिजिकल, और दूसरा क्या है, लॉजिकल। ओके बच्चों, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के तीन लेवल है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। ये तीन लेवल किसका है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल। ये इंडिपेंडेंस के दो टाइप, ये किसका है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के तीन लेवल। क्या क्या लेवल है, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल। बच्चों यहाँ पे इस डायग्राम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। डेटा इंडिपेंडेंसी भी एग्जाम में आएगा, लास्ट टाइम में आया था। और दूसरा क्या है बेटा, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसका अलग नाम है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के तीन व्यू है, कौन सा, फिजिकल, कंसेप्चुअल और व्यू लेवल। कंसेप्चुअल को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल कहते हैं,
राइट। फिजिकल को इंटरनल कहा जाता है और व्यू लेवल, राइट। ओके, ये 3 लेवल है उसके डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। किसके? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और बच्चों आपको डेटा इंडिपेंडेंस भी पूछेगा तो भी ये डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि उसके 2 टाइप्स है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चीज एक ही है, अलग अलग रूप से उसको देखना है। ओके बच्चों, फिजिकल लेवल का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, जहाँ पे आपके फाइल्स वगैरह स्टोर्ड है ना, डेटाबेस में स्टोर्ड होता है या इंडाइसिस होते हैं, राइट। और इस पे कंसेप्चुअल लेवल पे आपने क्या देखा कि सब जो अलग अलग टेबल्स होंगे, व्यूज होंगे, उसके ऊपर हमने क्या किया, कोई कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किया, ये सारे चीज़ें इसमें होते हैं। ओके बच्चों, व्यू लेवल क्या होता है, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे बच्चों रिजल्ट आया, क्या आया? रिजल्ट। डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होगा बेटा? डेटाबेस में तो फाइल ही है। जैसे कि बच्चों आप वर्ड में, एक्सेल में कुछ किए, बहुत सारा काम किया, बोल रहे हो कि एक्सेल में मैंने बहुत सारा काम किया, मेरा पूरा घर का मेजरमेंट है, कितना रुपया लगेगा, बिल वगैरह कर सकते हैं ना, राइट। लेकिन बच्चों एक्सेल का फाइल आपने कहीं पे सेव किया हो, लास्ट में कहीं तो हार्डवेयर में स्टोर है ना, हार्ड डिस्क में, भले उसमें कुछ भी हो, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है? लास्ट में हार्ड डिस्क के अंदर। कंट्रोल एस जब करोगे सेव कहाँ पे होगा? हार्ड डिस्क के अंदर होगा। तो ये फाइनली सेव होता है हार्ड डिस्क में। लेकिन तुम्हारे लिए वो कौन से लेवल पे, आप तुम कौन से लेवल पे देख रहे हो उसको? कॉन्सेप्चुअल लेवल, मेरा इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मोबाइल नंबर है, हाँ, यहाँ पे आपने मोदी जी का मोबाइल नंबर सेव किया, राइट। नीचे बच्चों जो मोदी जी का नंबर जैसे आपने सेव किया, वो आपके कहीं इंटरनल मेमोरी में आया तो आपके सिम कार्ड में वो नंबर स्टोर हो रहा है, हाँ, उसको थोड़ी पता है वो मोदी जी का नंबर है, तो भाई उसको अच्छे से स्टोर करो। उसके लिए तो नंबर ही, वो मोदी का हो या महक का, नंबर तो क्या है उसके लिए, नीचे क्या है? नंबर ही। किसके लिए? मोबाइल फोन के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है वो? मोदी जी का नंबर बाहर पड़ रहा है। तो बच्चों कंसेप्चुअल लेवल पे उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। लेकिन इस लेवल पे सब समान है, क्योंकि स्टोर कहाँ पे हो रहा है? नॉर्मली जैसे जितना बाइट चाहिए उतना ही लेगा, राइट। या मोदी जी का लेगा तो 10-12 GB ले लेगा भाई, मोदी जी का नाम एक नंबर 1 GB का आएगा, राइट। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट योर कंसेप्चुअल लेवल। अब बच्चों व्यू लेवल पे आते हैं। मान लो बच्चों आपका रिजल्ट आया, मैंने कहा 12th के मार्कशीट का, आपका 12th का आपके बोर्ड का रिजल्ट आया। तो बच्चों रिजल्ट का डेटाबेस के एक फाइल ही होगा। वो फाइल कहाँ पे स्टोर होगा? आपका डेटाबेस, मतलब कोई फाइल यहाँ पे आपके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा, लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके बच्चों, उसका कंसेप्चुअल लेवल मतलब ये स्टोर्ड है, इंटरनली कैसे स्टोर्ड हुआ है उसकी बात कर रहा है। कंसेप्चुअल लेवल मतलब क्या? पूरा डेटाबेस, डेटा यानी टेबल, कौन से टेबल में ये टेबल बना होगा, इसमें आपका सीट नंबर होगा, क्या होगा? सीट नंबर होगा मेन, और यहाँ पे स्टेट लिखा है, अकाउंट लिखा है, ये सबके मार्क्स यहाँ पे, राइट। बच्चों व्यू लेवल का मतलब क्या? व्यू लेवल का मतलब तुम ये क्योंकि ये किसके पास होगा? एक डीबी के पास होगा ना, कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल, जिसने वो पूरा सारा डेटाबेस का एंट्री वेंट्री सब किया होगा। मैं व्यू लेवल मतलब तुम जिसको क्या कर रहे हो, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो किसको? कंसेप्चुअल लेवल को। तुम्हें क्या दिख रहा है? सिर्फ तुम्हारा ही रिजल्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे तो हम लोग लाखों लोगों का है, बट तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हारा ही व्यू दिख रहा है। तुमने जो सीट नंबर डाला वही व्यू तुम्हें दिख रहा है, वैसे ही दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को भी दिख रहा है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट व्यू लेवल। 3 लेवल पता चल गया। फिजिकल लेवल मतलब क्या? डेटा इंटरनली कैसे स्टोर है, जिसको हमें फिजिकल स्कीमा भी क्या। कंसेप्चुअल लेवल पे क्या स्टोर होता है? टेबल, व्यूज, कंस्ट्रेंट्स, ये सब, राइट। व्यू लेवल मतलब क्या? यूजर को कैसा व्यू दिख रहा है। यूजर को पूरा थोड़ा डेटाबेस दिख रहा है। यूजर बच्चों कभी आपको रिजल्ट देखा तो दे दिया पूरा गुजरात का रिजल्ट आपको, ले ढूंढ लो, क्या आंसर में लो ढूंढ लो। या तो आपको बोला कि भाई, आपने फोन पे से पूछा भाई व्हाट इज माय करंट बैलेंस, उसने पूरा अकाउंट दे दिया, पूरा इंडिया के लोगों का दे दिया, भाई ढूंढ लो, निकालो, एकदम, राइट। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ये मैंने आपको बताया डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल की अलग अलग लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये अलग लेवल का, ये लेवल का, ये अलग लेवल का। अब बच्चों हम बात करेंगे क्या? डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। तो जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है, अगर हम if you will change, listen carefully because it is very important. Physical data independence means if we will change in the physical level, it should not impact into logical level या conceptual level. That is known as the physical data independence. Similarly बच्चों logical data independence में क्या आएगा? If we will change into conceptual level, it should not impact into the view level. It is known as the logical data. Clear हो गया? यहाँ पे चेंज करूँ तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसका हम फिजिकल बोलेंगे। मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँ उसका इम्पैक्ट कहाँ नहीं पड़ना चाहिए? व्यू लेवल पे ना पड़े,
तो हम उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल। समझ में आया? उसको मतलब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि बेटा आपके घर में पैसे की तंगी, राइट? मदर लोग, पेरेंट्स लोग को कौन से लेवल पे है, तो कंसेप्चुअल लेवल पे। आप कौन से लेवल पे, टिंगरे टंगर लोग सब व्यू लेवल पे, राइट? बच्चों 3 बच्चे वो व्यू लेवल पे है, और ये 2 जो मम्मी पापा है वो कौन से लेवल पे। तो बच्चों कभी कभी जो जैसे कोरोना टाइम में क्या हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, पैसे भी नहीं है यार, क्या करे कैसा नहीं, उनका बीच में झगड़ा। बट दे डोंट वांट टू कन्वे दैट मैसेज इनटू देयर चाइल्ड कि हमारे घर पे पैसे की तंगी, क्योंकि उन लोग तो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, खाली थोड़ा टेंशन लेंगे कि हमारे पापा मम्मी के पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे। तो हम एज ए पेरेंट्स क्या नहीं चाहेंगे कि उनके लेवल तक वो पहुंचे, वो हम ऐसा कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंस, कंसेप्ट लॉजिकल इंडिपेंडेंस। ये लॉजिकल लेवल में कुछ चेंज हुआ है, बट वो इम्पैक्ट कहाँ नहीं पहुंचा, व्यू लेवल पे पहुंचा नहीं। समझ में आया? यस सर, नो? सो दैट इज वन ऑफ द लॉजिकल इंडिपेंडेंस। ओके, एक लेवल पे चेंज हुआ तो दूसरे लेवल पे उस चेंज का कोई अगर इम्पैक्ट ना पड़े, उसको इंडिपेंडेंट है, मतलब उससे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है बच्चों? लिख पाएंगे? तो देखो पहले लिखा गया फिजिकल लेवल लोएस्ट लेवल है, सबसे नीचे है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। अब बस उस इमेज को, जो फिगर था उसको डिस्क्राइब किया गया। कहाँ पे था फिजिकल लेवल? सबसे नीचे था। इट टेल्स अस हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, कैसे स्टोर्ड बाय डेटा, राइट? एक्सेस मेथड, कैसे उसको एक्सेस करना है, सिक्वेंशियली मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है या रैंडम एक्सेस करना है। जैसे रैम होता है तो रैंडमली हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में आप सिक्वेंशियली एक्सेस करते हो। ऑल्सो नोन द, इसको हम कौन सा बोलते हैं बेटा, इंटरनल लेवल और इंटरनल स्कीमा भी कहा जाता है। It is also known as the internal schema defines the physical storage structure of the database। बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटरनल स्कीमा क्या बताता है? फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर, फिजिकली वो कैसे स्टोर्ड है, फिजिकली आपका डेटाबेस कैसे स्टोर्ड है, किसके अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, राइट? नेक्स्ट लेवल क्या है बेटा? लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल इज बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल लेवल, क्योंकि एक्चुअल आपका जो डेटाबेस है, the information that is actually stored in the database in the form of टेबल के फॉर्म में जो एक्चुअली डेटा स्टोर्ड है, वही तुम्हारा डेटाबेस जो मेन है। कौन सा लेवल पे होता है? लॉजिकल। इसको हम कौन सा स्कीमा कहते हैं? कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं। इट डिफाइंस बच्चों, इसके अंदर क्या आता है, हर एक डेटाबेस की एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है टेबल, टेबल का टेबल, उसके कॉलम्स, एट्रीब्यूट का मतलब बताया था ना अभी, एट्रीब्यूट को क्या कहता है, कॉलम। और उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे स्टाफ है, स्टूडेंट है, तो उनके बीच में क्या। The programmers generally work at this level because they are aware of such things about database system। प्रोग्रामर ज्यादातर किस काम में करेंगे, किस लेवल पे काम करेंगे, लॉजिकल लेवल पे वर्क करेंगे, राइट? उसका और क्या नाम है, कंसेप्चुअल स्कीमा। इसमें क्या रहता है, इंफॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। नेक्स्ट इज लास्ट लेवल इज which level? व्यू लेवल। व्यू लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बच्चों सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे, व्यू लेवल। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डेटा। सबसे ज्यादा छुपा किससे दिया गया है, ऊपर से, व्यू से। तुझे सिर्फ तेरा वाला दिखा है, डेटा किसका दिखाएंगे, ओनली मतलब तुमने सब हाइड कर दिया ना। तुमने यूजर को हम क्या दिखा रहे हैं, उसका ही स्क्रीनशॉट, उसका ही मार्क्स। हमारे पास 10 लाख लोगों के डिटेल स्टोर्ड है, लेकिन हम किसका मार्क्स दिखा रहे हैं, उसका ही मार्क्स। तो हमने क्या कर दिया बेटा, हाइड कर दिया ना। 10 लाख एक रिकॉर्ड है, तो हमने टोटल 10 लाख और एक रिकॉर्ड था, तो हमने एक रिकॉर्ड ही देखा, 10 लाख को क्या कर दिया, हाइड कर दिया, राइट? इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बच्चों तो इंटरनल स्कीमा को क्या कहते हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि उसमें सब दिख जाता है कैसे स्टोर्ड है, राइट? ओनली बच्चों इसमें क्या होता है, व्यू लेवल पे क्या दिखता है कस्टमर को या यूजर को, ओनली ए पार्ट ऑफ द एक्चुअल डेटाबेस इज व्यूड बाय द यूजर। पार्ट दिखता है, एक पार्ट। इतना लोग रिकॉर्ड था, तुम्हारा मार्क्स ही दिख रहा है ना, एक लाइन, तो पार्ट ऑफ द डेटाबेस ही दिख रहा है, राइट? इट हाइड्स द अनरिलेटेड डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूजर। अनवांटेड डिटेल को क्या कर देता है, हाइड कर देता है, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल लेवल स्कीमा। इसको बच्चों एक्सटर्नल लेवल स्कीमा भी कहा जाता है। इंटरनल मतलब सबसे नीचे वाला, एक्सटर्नल मतलब सबसे ऊपर वाला। दिस लेवल एग्जिस्ट टू ईज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटाबेस बाय एन इंडिविजुअल यूजर। बच्चों आपके जैसे इंडिविजुअल यूजर है, आपको इजी कर देता है। आपने आपका मार्क देखते हैं, लाखों लोग का दिखा था, इससे बेटर आपका ही दिखा है, आपके लिए इजी। मल्टीपल व्यूज ऑफ द सेम डेटाबेस में एग्जिस्ट, यस। एक ही डेटाबेस है लेकिन क्या है, व्यूज अलग अलग। डेटाबेस क्या है, एक है, लेकिन वो देख रहे तो उसका मार्क दिख रहा है, तू देख रहे हो तेरा मार्क दिख रहा है, वो देख रहा है तो उसका मार्क दिख रहा है। सबके लिए क्या है, व्यू अलग अलग, राइट? यूजर्स कैन जस्ट व्यू द डेटा एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। जैसे कि बच्चों फेसबुक, इंस्टाग्राम में डेटाबेस तो एक ही है, लेकिन तुम खोलते हो तुम्हारा प्रोफाइल दिखता है, वो खोलता है तो उसका प्रोफाइल दिखता है।
सबको डेटा के व्यू क्या मिल रहा है, हमें अलग अलग मिल रहा है, राइट। यूजर कैन जस्ट व्यू द डेटा एंड इंटरेक्ट द डेटाबेस, स्टोरेज एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम देम। बच्चों यूजर क्या कर सकता है, डेटा को व्यू कर सकता है, इंटरेक्ट भी कर सकता है डेटाबेस के साथ, मुझे कुछ पोस्ट करना है, लेकिन बच्चों ये सारी डिटेल उसे क्या कर लिया था, हाइड कर लिया था। क्या, कैसे स्टोर्ड हुआ है, स्टोर्ड मतलब कौन सा, इंटरनल स्कीमा, और उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब ऊपर लेवल पे जो है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ये सब क्या कर दिया जा रहा है, यूजर से हाइड कर दिया जा रहा है। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। बच्चों तुम्हारे पापा लाके तुमको कुछ पैसे दिए कॉलेज में भरने के लिए, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बताते हैं, मैंने 3 मशीन चलाया, दिन पहले गया, रात पहले गया, इधर से लेके वहां तक चला, वहां से लेके यहाँ तक चला, इतना काम किया, पूरा गिना थे क्या 2 महीने का, ऐसा करके मैंने दिया नहीं। दे आर सिंपली हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल, राइट। द मेन पर्पज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है बच्चों, इज अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इसलिए हमें क्या मिल रहा है, डेटा इंडिपेंडेंस मिला। 3 लेवल है इसलिए तो आपको इंडिपेंडेंस मिल रहा है, एक लेवल पे कुछ चेंज आया, दूसरे लेवल पे वो नहीं हो रहा है। स्टूडेंट जैसे कि हम कभी कभी कुछ हम लोग इंटरनेट पे बहुत बढ़िया फोटोज देखते हैं कि एक बहुत ही गरीब पापा था, उसके बेटी को उसके बर्थडे पे खुद पिज्जा अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन उसको पिज्जा खिलाया। सुना है ऐसा कहानी? तो क्या है, इंडिपेंडेंस है। उसके लोअर लेवल पे उसने कितना डिफिकल्टी सहा, वो किसको फील होने नहीं दे रहा है, उसके अपर लेवल। ये कब हुआ, जब 2 लेवल है तभी तो हुआ। 2 भाई बहन ऐसा नहीं करेगा, 2 लेवल अलग है, पापा वाला लेवल अलग है, ये वाला लेवल, राइट। तो लेवल अलग है तो उनके बीच में एब्स्ट्रैक्शन था, नहीं तो देख लेता ना क्या कर रहा है, राइट। तो इसके लिए बच्चों इज अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड व्हेन द डेटाबेस इज मॉडिफाइड और अल्टर्ड। बच्चों देखो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, मॉडिफाइड अल्टर्ड, तो उसके ऊपर क्या नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग लेवल से, राइट। ओके, वी हैव नेमली 2 लेवल्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। हमने 2 लेवल की बात किया ना, एक क्या है बेटा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, और एक क्या है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। Friends, though it is not given the definition of physical and logical data independence here, but it is very useful and important. So let's see here. So students, as you can see here, there is, the both definitions has been given here: physical data independence as well as logical data independence. Let's see. Let's zoom it. So what is written over here, students? Physical data independence is the ability to modify what? Physical schema. Physical schema मतलब सबसे लोअर वाला है, इंटरनल स्कीमा, विदाउट कॉजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। बच्चों कहाँ रहते हैं, कंसेप्चुअल लेवल पर रहते हैं। मैंने क्या बोला था, एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रोग्रामर कौन से लेवल पर रहते हैं, कंसेप्चुअल लेवल, जहाँ पे उन लोग टेबल वगैरह लिखते हैं। हाँ बच्चों, आप कहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हो, एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल लेवल, फिजिकल स्कीमा विदाउट कॉजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी रीडन। मतलब आप नीचे के लेवल पे कुछ चेंज कर रहे हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ नहीं पड़ रहा है, प्रोग्रामर के ऊपर, यानी कौन से लेवल पे नहीं पड़ रहा है, कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं पड़ रहा है। बच्चों ये जनरली कब करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन एट दिस लेवल, मतलब मॉडिफिकेशन कौन से लेवल पर, फिजिकल लेवल पे, क्या यार, यूजुअली टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारा क्या हुआ कि देखा कि हमने बहुत अच्छा एक वेबसाइट बनाया था, इसलिए हमने सिर्फ 1 TB का क्या लिया था, हार्ड डिस्क लिया था। लेकिन देख रहे 1 TB में हार्ड डिस्क डेटा स्टोर था, लेकिन हमने देखा अरे भाई हमारा तो ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, बहुत लोग इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 TB में तो काम नहीं होगा, तो कितना लाना पड़ेगा, 2 TB। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, किसमें चेंज किया, हार्डवेयर में चेंज किया कि नहीं, लेकिन उसके वजह से काम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे एप्लीकेशन रिलेटेड नहीं है, नहीं मुझे कोड में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होना पड़ेगा, या मेरे टेबल में कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगा नहीं। तो मैं समझ में आया, मैंने कुछ चेंज किया कहाँ पे, फिजिकल लेवल पे, यानी हार्डवेयर लेवल पे, या तो मेरे डेटा स्टोरेज लेवल पे, बट दैट शुड नॉट बी इम्पैक्ट टू द माई लॉजिकल डेटा, लॉजिकल लेवल, यानी माई कोड, माई एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो उन्होंने कोडिंग किया था उस लेवल पे, टेबल्स के लेवल पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया बच्चों? फिर नेक्स्ट क्या आता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। क्या लिखा गया, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई व्हिच स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा सेंटर वाला लॉजिकल लेवल, विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऊपर वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले जो व्यू लेवल पे चेंज करने। यू माइट चेंज लॉजिकल स्कीमा टू एक्सपांड द डेटाबेस लाइक एडिंग न्यू फील्ड टू ए रिकॉर्ड। बच्चों कल मैंने कहा था कि ये कब जरूरत पड़ सकता है, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 कॉलम थे, मैं 11वां कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तब मैं कॉलम ऐड करते वक्त उनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो आई एम चेंजिंग एट द लॉजिकल स्कीमा, द स्कीमा चेंजेस शुड नॉट बी इम्पैक्ट इनटू द व्हिच लेवल, एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल, दैट इज नोन एज द व्हाट, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है सबको? ओके, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
तो बच्चों यहाँ पे आपने कौन सा टॉपिक देखा अभी? विच टॉपिक यू हैव सीन हियर? डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इंडिपेंडेंस। 3 टाइप के डेटा एब्स्ट्रैक्शन है और 2 टाइप के डेटा इंडिपेंडेंस। लेकिन बच्चों फायदा क्या है? एक ही इमेज। इमेज क्या है? एक ही।